सॉरी गाइस, एक्सपोर्ट इशू की वजह से ना 2 घंटे की वीडियो नहीं हो पाई। मैंने बोला था कि मैं 2 वीडियो डालूँगा, 1-1 घंटे की 2 वीडियो डालूँगा, लेकिन हो ही नहीं पाया, एक्सपोर्ट इशू आ रहा है बार-बार। अब मैंने 1 घंटा 30 मिनट का जैसे-तैसे एक्सपोर्ट कर दिया है, जिससे ये होगा कि अब 30 मिनट का रह गया। मेरे पास रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। मैं कल क्या करूँगा, कल मैं 1 घंटे की वीडियो या 1 घंटा जितने भी मिनट की वीडियो डालूँगा, उस 1 घंटे के साथ-साथ 30 मिनट का पार्ट भी एक्स्ट्रा डाल दूँगा, तो कल भी तुम्हें 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। जिससे ये होगा कि जैसा मैंने बोला था यार 2 घंटे की वीडियो, तो वो तो मैं हो ही जाएगा, पूरा ही हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा। फ़ोन की वजह से दिक्कत है, वरना आराम से मैं या तो 1-1 घंटे की 2 वीडियो डाल देता, वरना 2 घंटे की 1 वीडियो आज डाल देता। लेकिन 1 घंटा 30 मिनट की ये डाल पाया एक्सपोर्ट इश्यू की वजह से, सॉरी इस चीज़ के लिए। एमजे रिवर्ब सोसाइटी, वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 181 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक पोस्ट तो देख ही ली होगी यार। मैं पता वीडियो कल इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं गया हुआ था एक फ़ोन बाय करने। मेरे को लगा 2000 रुपये में एक सस्ता फ़ोन मिल रहा है, कितना बढ़िया हो जाएगा, मैं मतलब वीडियो डालूंगा, एटलीस्ट वीडियो तो बना ही लूँगा, इसके लिए ही तो चाहिए था मुझे फ़ोन। स्टोरेज की दिक्कत से ही हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी, और क्या ही चाहिए फ़ोन में। तो गया, लेकिन यहाँ पता चला कि वो फ़ोन मतलब ना ठीक नहीं है, उसमें ना सारी चीज़ें ख़राब थी। एकदम ऐसा मान लो कि फ़ोन ऊपर से देखने में बॉडी बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से सारी चीज़ें चेंज है, सब कुछ ख़राब है। कैसे पता चला? उसकी ब्राइटनेस सही से काम नहीं कर रही थी, उसकी स्टोरेज प्रॉब्लम दिखा रहा था, बैटरी में प्रॉब्लम दिखा रहा था। मतलब जब मैंने हाथ में लिया था 80% था, और फिर जब मैं चेक कर रहा था, ब्राइटनेस वाइटनेस कर रहा था, अचानक से 70 हो गया। फिर मैंने एक बार स्विच ऑफ से ऑन करके देखा तो वापस से 80 हो गया। तो समझ गया था कि खराब ही फ़ोन है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा क्या करूँ यार, फिर वेस्ट हो जाएँगे पैसे, इतनी मेहनत से पैसे जमा करे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छोड़ दिया, कोई नहीं। थोड़ा वापस आता है अपनी वीडियो पे। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि फेंगयुआन की यहाँ पे ना खतरनाक वॉर चल रही थी ट्रेजर रेलवे हेवन के अंदर। 3 बड़े बायर्स थे यहाँ पे, बायर्स कह रहा हूँ, सेलर्स थे यहाँ पे, और चौथा फेंगयुआन भी आ चुका था। 4 सेलर मिलके भाई हंगामा मचा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि सब एक-दूसरे से प्राइस कम करने के चक्कर में थे कि उनका सामान बिके। और देखो, ज़्यादा प्राइस कम करेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो ये वाला जो हंगामे वाला गेम चल रहा था, यही चल रहा था ट्रेजर रेलवे हेवन के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। मार्केट अब फुल कियोस्क में थी। 3 पुराने सेलर ने जब फेंगयुआन को प्राइस को मैच करा कि चलो हम उसके बराबर प्राइस रखते हैं जितना फेंगयुआन बेच रहा है, उतना रखा, तो बायर्स भी रुक गए, देखने लग गए कि कौन सबसे ज़्यादा फिर से कम करेगा। लेकिन सबकी नज़र एक ही बंदे पे थी, और वो था फेंगयुआन। फेंगयुआन ने भी एग्ज़ैक्ट वही करा, प्राइस दोबारा से कम हुआ। जैसे ही शी बाओ, वांग यू और रोंगशिंग ने प्राइस लो करी, फेंगयुआन ने तुरंत ही 1 सेकंड बिना वेस्ट करे तुरंत ही प्राइस ड्रॉप कर दी। सारे बायर्स एकदम से शॉक हो गए। वो कहते इतना फास्ट कैसे कर रहा है भाई ये बंदा? ये बंदा तो एकदम भाई एन्जॉय कर रहा था। स्पीड देखकर सबको एकदम क्लियर हो गया था कि ये बंदा ना पहले से प्रिपेयर्ड है और एन्जॉय कर रहा है, डरता-वरता नहीं है। अब देखते हैं आगे का। यहाँ पे जो रोंगशिन का जो टेंशन था उसका भाई एकदम मोड ऑन हो गया, एकदम टेंशन में आ गया भाई अपना। वो सोच रहा था कि एकदम लास्ट स्टेज पे प्राइस लो होगा, बायर्स एकदम से फ्लड की तरह बहेंगे और खरीदने लग जाएँगे। लेकिन दिक्कत यही है ना कि जो पहले हम एक चीज़ अगर ₹100 में बेच रहे थे, अब वो हमें 50 में बेचनी पड़ रही है, तो दिक्कत तो हमें ही हो रही है। और ये जो नया बंदा आया है यानी फेंगयुआन, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कम करे जा रहा है, ये तो और ज़्यादा कम कर देगा, दिक्कत तो हमें हो रही है। अगर मेरे पास स्टॉक कम हुआ, तो मेरा तो ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। उसके मन में यही सारे थॉट्स चल रहे थे। बट सडनली यहाँ पे देखते हैं अलग ही सीन। रोंगशिन अभी भी कन्फ्यूज़ ही था, लेकिन जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी प्राइस कम कर दिया। और एक चीज़, एक यार मैं ना ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं ना दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सॉरी इस चीज़ के लिए अगर ये दोबारा से होगा, वरना मैं भी भूल गया था स्टोरी कहाँ पे है। तो थोड़ा-सा फ़ास्ट एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा दोबारा से आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा भई डेजा वू कैसा हो रहा है? देखते हैं आगे। फेंगयुआन भी वही करता है अब यहाँ पे, वो भी मेगा प्राइस ड्रॉप कर देता है। इतना बड़ा कट लगाता है, इतना बड़ा कट लगाता है कि ₹100 की जो चीज़ थी, उससे कर देता है मान के चलो 40 या 30 में। इतना इतना नीचे गिरा देता है। तो बायर्स एकदम बोलते हैं, "अरे भाई यही होती है ना असली प्राइस वॉर।" और सबको मज़ा आ गया था। तो यहाँ पे जो शी बाओ था वो एकदम शॉक हो गया। वो कहता है ये बंदा कितना तेज़ निकला, डायरेक्टली वो एकदम फ्लाइंग किक मार रहा है, इतना नीचे प्राइस कर रहा है। वो एकदम मजबूर हो गया था अपना शी बाओ। वो देख के एकदम शॉक्ड था कि अरे भाई ये मार्केट से एकदम कितना मतलब एकदम मार्केट बर्बाद करने पे लगा हुआ था। वो प्राइस रिड्यूस पे रिड्यूस करे जा रहा था। रोंगशिन जो यहाँ पे था उसको तो सबसे बुरा केस चल रहा था, क्योंकि उसके पास यार स्टॉक ही कम था पहले से। वो तो पहले ही एकदम भाई इतना बड़ा कट लगा चुका है, इतनी चीज़ें देख चुका है, तो उसके लिए तो दिक्कत ही चल रही थी। पर हेजिटेशन में उसने भी टाइम वेस्ट नहीं करा। फेंगयुआन भाई एक तरीके से सबसे पहले शायद उसे ही हराने वाला था, क्योंकि स्टॉक कम है उसके पास। अगर रोंगशिन एक तरीके से ड्रास्टिक कट करता तो और डीप लॉस होता। फिर भी मजबूरी में उसने फॉलो करा और वही करा जो उसे करना था, यानी दोबारा से प्राइस कम करा। और तभी फेंगयुआन भी आता है गेम में। रोंगशिन का प्राइस मैच होते ही फेंगयुआन ने फिर से प्राइस ड्रॉप मार दिया, और पिछली बार से और ज़्यादा मतलब मारा। ऐसा मान लो अब 100 की चीज़ मिल रही है ₹20 में। ट्रेज़र विल हेवन में बोलते बंदे, हैं?
डब्ल्यूएफटी ये क्या कर रहा है? सेलर्स कह रहे थे यहाँ पे जो बाकी सेलर थे जो कि 3 थे वो कहते हैं भई ये क्या चीज़ है? ये क्या कर दिया? बहुत खतरनाक गेम हो गई थी। बायर्स जो यहाँ पे थे वो तो फुल मस्ती में आ गए थे। उन्हें तो लग रहा था भाई मार्केट एक सर्कस बन चुका है। उनको तो इतने चीप में मिल रहा है, इतना चीप में मिल रहा है, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। लेकिन जो माल है इतना चीप में मिल रहा है ऐसा लग रहा है बल्क में खरीद रहे हैं। सस्ते में कौन बल्क में खरीदता है ना? वही गेम हो गया था कि ऐसा लग रहा है ना जैसे होता है ना ₹1 की टॉफ़ी होती है तो बंदे ₹100 में खरीदेंगे तो शायद तुम्हें 120 मिल जाए। तो यहाँ पे ₹20 में ही तुम्हें 100 टॉफ़ी मिल रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था सस्ते में बल्क में खरीद रहा है कोई। अब जो बाकी के 3 ओल्ड सेलर थे, पुराने सेलर थे जिसमें से शिबा और शू वो तो भाई पहली बार फ़ियर फ़ील कर रहा था। जो यहाँ पे वांग मिंगयू था वो तो एकदम भाई सुन्न पड़ गया। एकदम अंदर से तो ऐसा लग रहा था कि गेम खत्म, मैं तो गया, अब मैं क्या करूँ? रोंगशिन भाई एकदम पैनिक में था, रेपुटेशन एकदम रिस्क पे थी। फेंग युआन वो तो हँस रहा था। उसके पास ऐसा लग रहा था इन्फिनिट स्टॉक है, ज़ीरो हेजिटेशन थी उसके अंदर, फुल प्रिपेयर्ड था। एकदम वॉर डोमिनेशन मोड के अंदर भाई खेल रहा था कि जो भी आएगा, जितना भी प्राइस रखेगा उससे हम कम ही कर देंगे और इतना कम कर देंगे कि बंदा सोचे कि कम करना है कि नहीं और जैसे ही उसने कम करा, मेरे बराबर मैच करा तो हम और ज़्यादा कम कर देंगे। वो एकदम बिल्कुल हेजिटेशन नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था कि बस खत्म ही करने आया है, वो तोड़ने ही आया है पूरी मार्केट को। रोंगशिन की लास्ट उम्मीद भी टूट गई थी। उसे क्लियरली समझ आ गया कि सामने वाला उसकी तरह कम स्टॉक वाला सेलर तो नहीं है, यानी उसके पास माल तो फुल था। इतनी लो प्राइस में भी पूरी मार्केट को हिला रखा था उस बंदे ने। रोंगशिन एकदम सोचते हुए कहती है, "इस राउंड में मैं एक तरीके से हार गया।" कहता है सॉरी, लौंडा है ये। रीज़न देने का कोई फ़ायदा तो नहीं था। दुनिया को बस जीत-हार से मतलब होता है, तो वो एक तरीके से क्या ही जस्टिफ़ाई करता कि यार वो तो इतना प्राइस कम कर रहा है, मैं क्या करूँ? सामने वाला तो बोलेगा हार गया तो हार गया, बात खत्म। जैसे उसने सोचा था, फेंगियो ने प्राइस इतनी गिराई कि मार्केट लिटरली एकदम फट गया था। बायर्स लाइन से एकदम ईयरगो एकदम खाने लग गए थे। इतना सस्ता प्राइस कि कोई मतलब मिस ही नहीं करता। डील बहुत फ़ास्ट चलने लग गई। फेंगियो सॉलिड प्रॉफ़िट कमा रहा था। बाकी 3 सेलर्स ने फ़ॉलो किया। शी बाओशू, वांग मिंगयू कन्फ्यूज़ हो गए। अगर वो भी फेंगयुआन की तरह प्राइस बहुत ही नीचे कर देते तो उनका स्टॉक तुरंत ही सेल हो जाता और प्रॉफ़िट बहुत ही कम हो जाता। अगर प्राइस गिरते तो फेंगयुआन पूरा मार्केट खा जाता। सब कुछ एक बात पे अटका हुआ था, फेंगयुआन के पास कितना स्टॉक बचा है, कब वो अपना स्टॉक खत्म करे और फिर ये लोग वापस से प्राइस बढ़ा दें क्योंकि फेंगयुआन फिर गेम से हट जाएगा। लेकिन कहाँ से कम होने वाला है ये प्राइस। अगर स्टॉक बहुत ह्यूज होता, तो उन्हें फ़ॉलो करना पड़ेगा और अगर स्टॉक कम होता, तो वेट करो फेंगयुआन का खत्म होगा माल जैसे ही, फिर वो लोग अपने वापस नॉर्मल प्राइस पे आ जाएँगे। इसलिए दोनों सोचने लग गए कि ये फेंगयुआन है कौन? मेल है, फीमेल है, किसी फ़ोर्स का मेंबर है, पहले कभी इसका नाम नहीं सुना, अचानक कहाँ से आ टपका, कौन है ये? याद रखना फेंगयुआन अभी अपने असली नेम को यूज़ नहीं कर रहा है, वहाँ पे इनको ये नहीं लग रहा है कि ये फेंगयुआन है, ठीक है? याद रखना वरना तुम बोलोगे यार फेंगयुआन का नाम तो इतना फ़ेमस है, कैसे नहीं पता? ध्यान रखना, ठीक है? किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। मार्केट में कुछ स्मॉल सेलर्स भी थे, पर सब ऑलरेडी इन 3 बड़े सेलर से एकदम साइड हो गए थे। यानी जो छोटे-छोटे और भी सेलर होंगे ईयरगो के वो तो हट ही गए थे, वो तो गेम में ही नहीं आए। वो सेलर अब बायर बन चुके थे। वो तो सोच रहे थे सेल करना छोड़ो खरीद लेते हैं, हम भी इकट्ठा करके रख लेते हैं। रोंगशिंग तो थोड़ा-सा रिलीफ मिला था ये सोच कर कि चलो वो अकेला ही एक तरीके से फँसा नहीं है, बाकी छोटे सेलर्स भी उसके साथ फँसे पड़े हैं, सबकी बुरी हालत है। प्राइस वॉर देख के तो सबका चेहरा सफ़ेद हो गया था। पर ये सिर्फ़ सेल्फ़ एक तरीके से होता है ना अपने आप को वो करना कि अरे एक तरीके से कि अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये तो छोटी-सी चीज़ है, अपने आप को ही मतलब उम्मीद दे रहे हो, वो चीज़ थी बस। रियलिटी तो बदलने वाली थोड़ी ना थी, रियलिटी में तो तुम हार ही गए, रियलिटी में तो तुम बर्बाद ही हो गए, तो वही चीज़ थी। तीनों मिलके भी फेंगयुआन के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए थे। सेफ रहने के लिए शी बाओशू ने फाइनली डिसाइड किया कि प्राइस मैच करें और वांग मिंगयू ने भी सोच लिया कि वो फॉलो करेगी। लेकिन रोंगशिन तो पहले ही हार गया था, उसने तो प्राइस नहीं गिराई। शी बाओशू को लगा कि लगता है रोंगशिन को लगता है फेंगयुआन के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है। पर असली रीज़न ये था कि रोंगशिन के पास स्टॉक बहुत कम था। अगर वो इतना प्राइस गिराता तो उसका माल तुरंत ही खत्म हो जाता, फिर वो रेस से बाहर हो जाता। उसके लिए दोनों साइड से रिस्क सेम ही था, इसलिए वो गैम्बल कर रहा था। वांग मिंगयू थोड़ा-सा अपने इंस्टीट्यूशन पे डाउट हुआ। वो कहती है कि रोंगशिन प्राइस क्यों नहीं गिरा रहा है? क्या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है फेंगयुआन के बारे में जिससे वो रुका हुआ है? क्या उसे पता है कि फेंगयुआन के पास कम स्टॉक है जिसकी वज़ह से वो चुप है और बाद में वो कर देगा कुछ? इन इसको डाउट हो रहा था इस लौंडिया को। इसलिए रोंगशिन को कॉन्टैक्ट करके थोड़ा-सा प्रोब करने की ट्राई की। रोंगशिन सिर्फ हेल्पलेस महसूस कर पाया था। आखिर में मार्केट का सीन ये बना कि फेंगयुआन, शी बाओशू और वांग मिंगयू सेम लो प्राइस को ही मेंटेन करके रख रहे थे और रोंगशिन भाई उसने तो भाई ज़्यादा ही प्राइस करके अकेला रखा हुआ था, तो कोई इससे खरीदेगा ही नहीं। गेम से ही बाहर हो गया यार और क्या बोलोगे? और बायर्स का मैसिव क्राउड ईयरगो लेने के लिए रेडी खड़ा था। अब आगे देखते हैं, बायर्स तो एकदम से शॉक हो गए कि कहते हैं कि यार
तीनों लोगों ने प्राइस इतना लो कर लिया। अब पहले 4 सेलर थे यानी 4 शार्क थे यहाँ पे। अब 4 शार्क में यहाँ पे 3 ही शार्क बचे, जिसमें से अब शुबा और रोंगशिन तो बाहर हो गया, और अपनी फेंगिवान और वो जो एक लौंडिया, वो बस यही 3 लोग बचे थे। तो बायर्स तो एकदम शॉक हो गए थे कि अब क्या करें? अब दोबारा से प्राइस गिरेगा या इतना ही मेंटेन रहेगा? प्राइस इतना लो है या मतलब और ज़्यादा जाएगा? तभी सोचते हुए बंदे कहते हैं वेट करें लो प्राइस का या कुछ और करें। लेकिन उनके मन में जो सोच थी, उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं यार, और वेट क्या ही करेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ नीचे गिर सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ नीचे जाएगा। बेवकूफ़ थोड़ी ना है सेलर भी, इतने बड़े-बड़े शार्क हैं, ये इतना प्रॉफ़िट थोड़ी ना मतलब लॉस करवाएँगे, अपने प्रॉफ़िट की ऐसी की तैसी करवा लेंगे कि इतना नीचे गिरवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, वैसा ही हुआ। फेंगयुआ ने फिर से प्राइस गिरा दिया, और इस बार इतना ज़्यादा गिराया कि ₹100 की चीज़ ₹5 में मिल रही थी। क्राउड लिटरली एकदम फ्रीज़ हो गया। बंदे कहते हैं कि मैंने सही सुना? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? दूसरा कहता है फिर से कट? इतना बड़ा कट? तीसरा कहता है ये नया सेलर पागल है क्या? ये बेचने आया है या मज़ाक करने आया है? पर बायर्स के लिए तो एक ही बात मैटर करती थी, प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, प्राइस लो है, ज़्यादा है, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोडक्ट से मतलब है, और प्राइस जितना लो है फिर तो मज़ा ही आ जाएगा ना, क्या मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। बड़ी चीज़ अगर कोई ₹80 की चीज़ है और ₹5 की चीज़ है, दोनों का मतलब मटेरियल भी सेम है, सब कुछ क्वालिटी भी सेम है, तो बंदे 5 वाली ही लेंगे। हर तरफ से डिवाइन सेंस फेंगजुआन के स्टॉल के ऊपर गिरने-बसरने लग गए, एकदम भाई भर गया एकदम सब कुछ। बस एक ही वाइब चल रही थी, बाय, 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 मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये चांस मिस करना स्टुपिडिटी होती। बायर्स को एकदम से भाई अर्जेंसी फ़ील हो रही थी। अगर वो सेलर को होश आने से पहले ही खरीद ना लें और प्राइस वापस से ऊपर ना चले जाए। उनको ऐसा लग रहा था कहीं फेंगयुआ ने गलती से प्राइस नीचे कर दिया और बाद में उसका मूड चेंज हो फिर से ऊपर कर दे। तो इस चक्कर में और ज़्यादा टूट पड़े थे कि नहीं मेरा अभी खरीद लूँ, कहीं बाद में प्राइस ऊपर ना चला जाए इसलिए। शी बाओशू का रिएक्शन तुरंत ही भाई अगली हो गया। वो कहता है कि ये बंदा क्या कर रहा है ये बंदा? अगर वो फ़ॉलो करता तो उसके प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते। पहले 100 पर ग्रुप प्रॉफ़िट होता था, अब सिंगल डिजिट भी नहीं मुश्किल था। एकदम एक मैंने बोला ना पहले ₹100 की चीज़ ₹100 में मिल रही थी, लेकिन अब ₹100 की चीज़ ₹5 में मिल रही है, यानी 1 डिजिट का प्रॉफ़िट है, बस 1 डिजिट का यानी ₹5 का। ₹5 का कोई प्रॉफ़िट होता है? प्रॉफ़िट तो है ही नहीं, खरीदना ही 100 का तो क्या बोले। इतनी मेहनत से इतना बढ़िया ट्री ग्रो करके गू बनाता क्यों हूँ? प्रॉफ़िट के लिए ना। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना सस्ता कि कुल्हाड़ी भी ना आए इसके, मतलब पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी में ना मिले इसके इतने पैसों में तो। पर अगर फ़ॉलो ना करे तो फेंगयुआन के पास और ह्यूज स्टॉक हुआ तो पूरा मार्केट उसके हाथ में चला जाएगा, इसको डर था इस बात का। अब बात करें अपनी लौंडिया की, वांग मिंग्यू थी, वो भाई एकदम अपने डेलुलुलु में बिज़ी थी। वो सोचती है कि फ़ॉलो करेंगे तो प्रॉफ़िट खत्म, फ़ॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट लॉस, करूँ क्या मैं? उसने सोचा अगर फ़ॉलो नहीं किया तो मैं वीक लगूँगी, पर फ़ॉलो किया तो पागलों वाली फाइट शुरू हो जाएगी। थोड़ा सोच के बाद उसने फाइनली फ़ॉलो ही कर लिया। अब मार्केट का सीन ऐसा था कि लोएस्ट प्राइस में फेंगयुआन और वांग मिंग्यू थे, और थोड़ा-सा हाई प्राइस में शू बाओशू थे, और सबसे हाईएस्ट में रोंगशिन था। नेचुरली बायर्स सिर्फ लो प्राइस वालों के स्टॉल पर ही टूट पड़े थे। यानी एक तरीके से हाईएस्ट रोंगशिन तो गेम से ही बाहर है। थोड़ा-सा हाई शी बाओशू वो भी गेम से बाहर हो गया मान लो। अब बस यहाँ पे 2 ही लोग बचे थे, फेंगयुआन और वांग मिंग्यू। नेचुरली बायर्स सिर्फ लो प्राइस वाले पे जा रहे थे। शुबाशु वेट एंड वॉच मोड में आ गया था। देखना था कि फेंगयुआन ब्लफ कर रहा है या एक्चुअल में इतना बढ़िया स्टॉक है उसके पास, कैसा आदमी है ये। वांग मिंगनू टेंशन में थी, प्रॉफिट लॉस से उसका दिल एक तरीके से बैठ सा गया था। रोंगशिन सबसे ज़्यादा चिल था, दोनों को लड़ते देख रहा था। फेंगयुआन बिल्कुल शांत था, वो कहता बस अब फाइनल ब्लो देने का टाइम है। उसने तीनों सेलर्स की लिमिट टेस्ट कर ली थी और फिर एक छोटी-सी हल्की-सी प्राइस कट मारी। पर इम्पैक्ट क्या हुआ, तीनों के दिल एकदम छेद डाले। रोंगशिन का फेस एकदम से सफ़ेद पड़ गया। शू बाओशो की आँखें एकदम भाई खराब सी हो गई। वांग मिंगनू तो गुस्से में अपने फिस्ट ही टाइट कर लिए, इतने टाइट करे कि हाथ से ही खून निकल गया। बंदा कहता है ये इतना, इतना आगे क्यों जा रहा है? क्या करना चाहता है? करने क्या आया है ये? क्योंकि ये प्राइस कॉस्ट भाई इतनी नीचे चली गई थी, इतनी नीचे चली गई थी कि मतलब होता है ना कि एक बार भी चलो यार हम अगर ₹100 की चीज़ है, अगर हम उसे ₹2 में बना के ₹100 का बेच रहे हैं, तो चलो ₹2 में बना रहे थे ना, लेकिन इस बंदे ने अगर ₹1 ही प्राइस कर दिया तो मतलब तुम सोचो यार, ये तो ऐसा हो गया कि बिज़नेस से पैसा कमा नहीं रहे, बिज़नेस में बस पैसा लगा के जला रहे हैं। रोंगशिन के लिए तो भाई रिफाइनिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। शू के लिए तो ट्री मेंटेनेंस प्लस मैन पावर भाई उससे ज़्यादा पड़ गई थी। यानी ये लोग तो इतना पैसा मतलब जितने का अगर ये ₹1 का बेचेंगे ना तो भाई ये ट्री रिफाइन की कॉस्ट ही पूरी नहीं कर पाएँगे। ट्री मेंटेन ही नहीं कर पाएँगे, मैन पावर की कमी हो जाएगी, और वांग मिंग्यू के लिए तो भाई रिवर ऑफ टाइम की जो ट्रिब्यूटरी थी उसे ऑपरेट करने का एक्सपेंस ही बहुत ज़्यादा था। तो उस एक्सपेंस को भाई ये जो ₹1 है वो पूरा ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इस लेवल का प्राइस पे बेचना प्योर लॉस था। प्योर लॉस, एकदम शुद्ध 99% 99 नहीं 100% प्योर, 100% प्योर लॉस था। और फेंगयुआन एग्ज़ैक्टली वही स्ट्राइक मारा था, एकदम 100% प्योर लॉस दिखा रहा था सबको।
भाई ने ऐसा गेम खेला है ना, ऐसा गेम खेला है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? ऐसा कर दिया ये ना बन गया था अपने रियल वर्ल्ड का डोनाल्ड ट्रम्प। टैरिफ, नो टैरिफ, टैरिफ, नो टैरिफ, टैरिफ, नो टैरिफ, टैरिफ, नो टैरिफ, यही गेम खेलता चला गया भाई। इतना ज़्यादा कर दिया कि ऐसा लग रहा है रिसेशन आ गया है। अपने वर्ल्ड में रिसेशन चलता है ना, वही वाला रिसेशन आ गया है। इतना गन डोनाल्ड ट्रम्प बन गया था भाई अपना, क्या बताऊँ? क्या ही बोला जाए अब। ये मूव नॉर्मली तब होता है जब सेलर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक बेहिसाब पड़ा हो। सिर्फ़ अर्जेंट पैसा चाहिए तभी वो बंदे ऐसे किसी मतलब घटिया चीज़ को मतलब करते हैं। होता नहीं है कि जब किसी को अर्जेंट पैसा चाहिए होता है तो ₹100 की चीज़ को भी ₹20 में जल्दी से बेच के अपने हॉस्पिटल के बिल या कुछ मतलब दिक्कत आ गई तो उस परेशानी को ठीक करता है। तो ऐसे टाइम पे तभी बंदा करता है। यानी इनको ऐसा लग रहा है कि फेंगीवान को अर्जेंट पैसा चाहिए इसलिए। प्राइस वॉर में ये स्टेप लेना मतलब सबसे पहले खुद को नुकसान देना ही होता है। ये कट इतना ब्रूटल था कि दूसरों को भी एकदम जला दे और खुद को भी खुद तो कटेगा ही। वांग मिंगयू तो लिटरली शॉक हो गई। फॉलो करना अपनी बर्बादी होती। इस प्राइस पे बेचना मतलब सीधा लॉस था। कोई भी पागल फॉलो नहीं करेगा। बायर्स तो एकदम भाई शॉक हो गए थे। ये प्राइस उनकी इमेजिनेशन के बाहर था। 2 सेकंड के लिए तो मार्केट साइलेंट हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। ₹100 की चीज़ ₹1 में मिल सकती है क्या? फिर होता है बूम। ट्रेज़र विल हेवन एकदम से भाई हैंग मार गया। हैंग समझ रहे हो? हैंग मार गया। फेंगयुआन के स्टॉल की 4 तरफ भाई हर चारों तरफ जितने भी भर सकते हैं, जितनी भी विल आ सकते हैं, जितने भी मैसेजेस आ सकते हैं, सब आ गए। ऐसा मान लो किसी ने अपना यूट्यूब चैनल 1 सब्सक्राइबर होंगे, उसके 1 सब्सक्राइबर पे शुरू करा था और 1 ही सब्सक्राइबर रहा उसका 10-12 साल से। लेकिन एक दिन क्या हुआ अचानक से किसी ने उसके यूट्यूब चैनल पे रेड मार दी और उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 1 लाख कमेंट। तो अचानक से उसके जीमेल के अंदर हैंग आ गया हैंग। समझ रहे हो? हैंग आ गया क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई कमेंट करता है तो उसके जीमेल के ऊपर आता है एक मैसेज कि आपके ऊपर ये कमेंट आया है। तो 1 लाख कमेंट, 1 लाख मैसेज जीमेल पर, जीमेल हैंग, फ़ोन हैंग ऐसा ही मान लो कुछ। बड़ा खतरनाक चीज़ हुई थी। हर तरफ भाई थॉट ही थॉट विल आ गई थी। मतलब इतना प्राइस क्या बोले बहुत ज़्यादा कम था। जो पहले खरीद चुके थे वो भी वापस आ गए थे दोबारा लेने के लिए। फेंगयुआन का स्टॉल लिटरली एक्सप्लोड कर गया था। कंटीन्यूअस डील आ रही थी, इनसेन डिमांड हो गई थी। बाकी 3 सेलर का स्टॉल बिल्कुल भाई सूना हो गया था, खाली, कुछ नहीं था वहाँ पे। उनकी कंडीशन एकदम पैथेटिक थी और अब तीनों का एंग्ज़ायटी सडनली गायब हो गया था। रोंगशिन कहता है ये न्यूकमर बहुत ही एग्रेसिव चल रहा है, लगता है अब फँस गया है ये, अब ये क्या करेगा? शुबाशु कहता है ऑब्ज़र्व करते हैं बस ऑब्ज़र्व, अब क्या ही कर लेगा ये? अब क्या ही कुछ नहीं कर सकता ये। वांग मिंगयू कहती है मुझे नहीं लगता ये प्राइस ज़्यादा देर तक टिक सकता है, तब कितना ही बेचेगा? खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद इसका और जैसे ही खत्म होगा ये गेम से बाहर और हम गेम में आ जाएँगे वापस, कोई नहीं। तीनों एक चीज़ का वेट कर रहे थे, कब फेंगयुआन का लॉस इतना बढ़ जाए कि वो कोलैप्स हो जाए। पर प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआन का लॉस मतलब दिख नहीं रहा है, वो लॉस दिखे तो माने ना, लॉस ही नहीं दिख रहा अभी तक। उनके एक तरीके से ना फेंगयुआन जो है उसके पास रैंक 8 इमॉर्टल वो था एयर फ्लो लाइक अ वाटर। उसका कॉस्ट सिर्फ़ थोड़ा-सा इमॉर्टल एसेंस स्पेंड करना था। मतलब बाकी सेलर्स के मुकाबले उसका प्रोडक्शन कॉस्ट अल्ट्रा लो था। यानी भाई अगर एक एक ₹1 में अगर कुछ बेच रहा है, तो ये जो ₹1 में बेच रहा है ना, तो इसको बनाने की कॉस्ट इसको पता है कितनी आ रही है? 0.10 पैसा, 0.10 पैसा, कौड़ी के भाव आ रही है बस इसलिए। अगर बाकी सेलर की कॉस्ट ₹10 है, तो फेंगयुआन की कॉस्ट तो ₹3-4 ये तो इसके हिसाब से है। मैंने तो तुम्हें उससे भी सस्ता और बढ़िया एग्ज़ाम्पल दे दिया कि फेंगयुआन बस कौड़ी के हिसाब से बेच रहा है और ₹1 में मतलब कौड़ी के हिसाब से बना रहा है और ₹1 में बेच रहा है, इसलिए। क्वालिटी सबकी एकदम सेम ही थी, मार्केट में डिफरेंस सिर्फ़ कॉस्ट का था, इसलिए फेंगयुआन इतनी लो प्राइस पर भी प्रॉफ़िट में था। बाकी 3 सेलर तो भाई लो प्राइस पर सीधा लॉस दिख रहा था उनको और वो एक तरीके से बेच भी नहीं पा रहे थे। फेंगयुआन एक तरीके से हर चीज़ को इतना गिरा रहा है, इतना खतरनाक डंप कर रहा है कि क्या बताएँ। जैसे किसी ने मतलब अभी कॉइन क्रिएट करा हो, मीम कॉइन और अचानक से उसे डंप कर दिया। इतना गंदा वही नीचे गिर रहा था। वो होता नहीं है वो कौन था? पावेल का वो जो बंदा है जो आके कहता है गुड आफ्टरनून और मर जाता है मार्केट उसी पर, वही सीन यहाँ पे हो गया था। फेंगयुआन आके कह रहा है गुड आफ्टरनून, खत्म मार्केट। कितना खतरनाक सीन हो रहा था। और इस प्राइज़ वॉर का ना विनर और कोई नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक फेंगयुआन ही था, अनबीटेबल था वो। और फाइनली प्राइस वॉर यहाँ पे खत्म होती है और जैसा बताया गया था वही हुआ। फेंगयुआन कंप्लीट विनर था इसका। ज़ाओ लियनिन अंदर ही अंदर यहाँ पे ब्रीथ आउट करती है। वो कहती है ये जो बैटल थी सीरियसली इंटरेस्टिंग थी। याद है ना शुरू से लेके अभी तक ज़ाओ लियनिन भी यहाँ पे देख रही थी सब कुछ, तो उसने भी देखा था। मार्केट में सब लोग शॉक्ड थे। एक न्यू कॉमर ने 3 पुराने एस्टेब्लिश शार्क को एकदम क्लीन वाइप आउट कर दिया। लोग सोच रहे थे कि ये नया बंदा एक छोटा वुल्फ होगा और बाकी 3 टाइगर लॉयन लेवल के थे। पर रियलिटी एकदम अपोज़िट निकली। न्यू कॉमर एकदम ड्रैगन निकला।
था और ये जो तीनों टाइगर थे उनको उनकी कोई औकात ही नहीं थी उसके सामने। ड्रैगन तो ड्रैगन होता है। इस कॉम्पिटिशन की कहानी काफ़ी टाइम तक गू वर्ल्ड में एक तरीके से डिस्कशन में रहेगी। ज़ाओ लियन सोचने लगती है, न्यूबी जीता कैसे और पुराने सेलर हारे कैसे? फिर खुद ही आंसर देती है, सिंपल है, उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, तीनों मिलके भी उसके सामने कुछ नहीं हुए। ये कोई स्ट्रैटेजी लेसन नहीं था, ये प्योर ब्रूट पावर का एक डेमो था। इसलिए ज़ाओ लियन को समझ आ गया कि न्यू कॉमर से सीखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि वो जीता एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से है। फिर उसके दिमाग में एक और डाउट आया, जब इतनी स्ट्रेंथ थी तो स्टार्ट से ही प्राइस क्यों कम नहीं करा? सिर्फ़ इतना ड्रामा क्यों करा कि पहले वो बढ़ाएँगे, मैच करेंगे फिर नीचे गिराऊँगा, ये क्यों करा? तब उसे क्लैरिटी भी मिलती है। उसने सोचा, हाई प्राइस से स्टार्ट करके धीरे-धीरे रिड्यूस करने से ज़्यादा प्रॉफ़िट बनता, बाकी सेलर्स की लिमिट टेस्ट होती और डोमिनेंस एक तरीके से एस्टेब्लिश हो जाता। उसके थॉट एक के बाद एकदम फ्लैश हो रहे थे, उसे समझ आ रहा था कि गेम चल क्या रहा है। न्यू कॉमर सिर्फ़ जीतना नहीं चाहता था, वो पूरा ट्रेज़र इलो हेवन मार्केट डोमिनेट करना चाहता था। वो सिर्फ़ सेलर को हरा नहीं रहा था, उनका जो मार्केट का वो जो डोमिनेंस था इतने टाइम से वो जो बना के रखा था, उनका जो रुतबा था, उस सबको ख़त्म कर रहा था, बाहर फेंक रहा था उठा के। ज़ाओ लियनन बस एक तरीके से साँस ले रही थी लंबी-लंबी और कह रही थी, काश मेरे पास भी कभी ऐसी पावर हो। अभी उसका इमॉर्टल प्रिमेसी न्यू-न्यू एकदम डेवलप हो रहा था। फेंगयुआन जैसे मॉन्स्टर के लेवल तक जाना बहुत दूर की बात थी। उसके लिए फेंगयुआन एक माउंटेन जैसा था, दूर से देख सकती थी पर रीच नहीं कर सकती। इधर 3 लूज़र्स आपस में डिस्कशन में लगे हुए थे। वांग मिंगयू कहती है, ये बंदा आया कहाँ से है? अकेला पूरा मार्केट फुलफ़िल कर दिया। हमारे ईयरगो तो बिल्कुल एक तरीके से अनसेलेबल हो गए, यानी सेल ही नहीं हो सकते। शिव बाओशु कहता है, एकदम भाई सफ़ेद चेहरा पड़ गया था उसका, तो वो कहता है, नॉट जस्ट दैट, वो हमें काट के एकदम साइडलाइन कर रहा है पूरी तरह से। रोंगशेन भी एकदम भाई फेस खराब था। वो कहता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, इतनी लो प्राइस पे सेल करके नेक्स्ट सालों का मार्केट भी एकदम क्रैश कर दिया। कौन ही खरीदेगा? लोगों के पास तो सालों का एक तरीके से स्टॉक आ चुका है, वो तो खरीदेंगे ही नहीं। प्रॉफ़िट तो सब कुछ वही ले गया, हम तो एकदम भाई टूट से गए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआ ने इतना मैसिव क्वांटिटी बेच दिया था कि बायर्स की डिमांड अब 2-3 साल तक तो फ्रीज़ ही हो जाएगी, कोई खरीदेगा ही नहीं। और ईयरगू रेज़ करना आसान था, तीनों सेलर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा था। पर बायर सोचेंगे कि अब हमारे पास ऑलरेडी ईयरगू है, तो हम क्यों ही बाय करें? अनलेस प्राइस और भी इंसेनली लो जाए, तो वो लोग बाय करेंगे, लेकिन ये लोग तो उससे नीचे बेच ही नहीं सकते। तो तीनों ने अपना स्टॉक स्टोर कर लिया, पर फ़ायदा घंटा कुछ नहीं हुआ। 2 से 3 साल बाद ही शायद डिमांड वापस आएगी, तब जाके कहीं बेचेंगे। लेकिन अगर उस टाइम पे फेंगयुआ सामने आ गया तो फिर से प्राइस क्रैश हो जाएगा और फिर ये तीनों ज़ीरो सेल्स पे ही रह जाएँगे, हमेशा के लिए इनका तो गेम ही खत्म हो जाएगा। ये होती है असली स्ट्रेंथ, जब गैप इतना ह्यूज हो कि कोई ट्रिक, कोई स्कीम काम ही ना करे सामने वाले के, एकदम ब्रूट स्ट्रेंथ, एकदम डोमिनेंस हो यहाँ पे। फेंगयुआन नॉर्मली एक तरीके से स्मार्ट ट्रिक्स और स्कीम्स का यूज़ करता था, बट इस बार उसने सीधा ब्रूट फोर्स का रूट लिया था, एक रास्ता लिया था, वही सबसे इफ़ेक्टिव निकला था। 3 सेलर्स कुछ देर तक एकदम चुप हो गए थे, एटमॉस्फेयर बहुत हैवी था, क्योंकि उन्हें क्लियर समझ आ चुका था, जब तक फेंगयुआन के पास ये लेवल की पावर है, उनका फ्यूचर डार्क ही रहेगा। ईयर को बेचना कभी बंद नहीं होगा, पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। ट्रेज़र इले हेवन का मार्केट बेसिकली उनके हाथ से निकल चुका था। वांग मिंगयू यहाँ पे कहती है, अब बस यही होप कर सकते हैं कि शायद वो बस हमें डरा रहा हो और कुछ ना करे और बाद में चला जाए और फिर हम वापस मार्केट में आएँ। यही वो सोच रही थी और बाकी के दूसरे भी एकदम हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं चांसेस तो लो हैं लेकिन क्या करें। रोंगशिन कहता है हम मिलकर काम कर सकते हैं, ये एक तरीके से पोटेंशियल सॉल्यूशन है। पहले भी प्राइस वॉर के बाद तीनों ने अलायंस करके मार्केट शेयर शेयर करा था, यानी एक तरीके से प्रॉफिट शेयर करना वही। मांग यहाँ पे जो वांग मिंगयू था वो कहता है, पर हम उसके लेवल पर कैसे कॉर्पोरेट करेंगे? पावर गैप तो क्लियर दिख रहा है। शी बाओशु थोड़ा-सा शांत टोन में कहता है, हमारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर ईयर से वो कन्विंस नहीं होते तो कुछ और डिस्कस करना पड़ेगा। होता है ना कि एक पे एक चीज़ फ्री देना या एक पे कुछ और चीज़ें फ्री देना तो लोग अट्रैक्ट होंगे ही टाइप का। वांग मिंगयू कहती है अगर उसने मना कर दिया पर इस शिबाओ एक तरीके से साइलेंट हो गया। यानी वो सोच रहे थे कि आप पता फेंगयुआन से भी थोड़ा बहुत अलायंस बना ले, उससे बात कर लें। तो रोंगशिन एकदम थक के कहता है, अगर उसने मना कर दिया फेंगयुआन ने तो हमें ईयरगू बिज़नेस छोड़ना पड़ेगा और क्या करें? अब तीनों इस बात को सुन के क्लियर साइलेंट हो गए थे क्योंकि एक तरीके से क्रूअल रियलिटी थी। फेंगयुआन की स्ट्रेंथ के सामने कोई स्कीम चल ही नहीं सकती थी, पर तीनों के अंदर अपनी-अपनी मजबूरियाँ भी चल रही थी। यार बेचना तो है ही ना, पापी पेट का सवाल है। शी बाओशु कहता है, लोन कल्टीवेटर और मतलब कहता नहीं सॉरी इसके बारे में बताया जाता है। जो शी बाओशु था वो एक तरीके से लोन कल्टीवेटर था, कोई इसके पास बैकअप थोड़ी ना है। ईयरगू ही उसका प्राइमरी इनकम था, अगर ये बिज़नेस गया तो उसका पूरा कल्टीवेशन नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए वो एक तरीके से
कुछ भी करेगा यार, इसको बचाएगा कैसे भी करके। वांग मिंग्यू की बात करें तो ये जो लौंडिया है, अब ये एक सुपर फ़ोर्स का एक पार्ट थी। इसका जो हस्बैंड था प्लस क्लैन का सपोर्ट था, एक मतलब क्लैन हस्बैंड से ही आता है तो एक ही जगह का सपोर्ट था। प्रॉफ़िट खत्म हो भी जाए तो ज़्यादा पर्सनल डेंजर नहीं है, प्रेशर कम है, एक तरीके से हेल्पलेसनेस ज़्यादा है क्योंकि बिज़नेस खत्म है ना इसलिए। रही बात लास्ट रोंगशन की, तो ये जो बंदा था लार्ज सेंट्रल कॉन्टिनेंट सुपर फ़ोर्स का मेंबर था। गू रिफाइनिंग से ईयर गू बनाता था। इस बिज़नेस को ईज़िली स्विच कर सकता है, सबसे कम प्रेशर इसी पर था, क्योंकि ये कुछ और बेच लेगा क्योंकि इसके पास स्किल है ना इसलिए। जब तीनों ने फाइनली फेंग युआन को मैसेज भेजा कि कॉर्पोरेट करें, तो फेंग युआन ने सीधा मना कर दिया। वो कहता है कॉर्पोरेट क्यों? पूरा मार्केट अकेला डाइजेस्ट कर सकता है तो और एक तरीके से कॉर्पोरेट क्यों ही करेगा, शेयर क्यों करेगा? उसने तुरंत ही मना कर दिया। इस प्राइस वॉर में फेंग युआन का टोटल गेन हुआ था 12 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन। प्राइस लो था पर क्वांटिटी इतनी इंसेन थी कि फाइनल प्रॉफिट एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऊँचा निकला था। फेंग युआन ने कामली एक तरीके से एवेल्यूएट किया था कि जब ये 3 मार्केट से हट जाएँगे, मैं प्राइस थोड़ा-सा ऊपर रेज़ कर सकता हूँ। पर नेक्स्ट कुछ सालों तक ये 3 छोड़ने वाले तो नहीं हैं। वो मेरी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, देखना चाहेंगे कि मैं यहाँ पे ब्लफ कर रहा हूँ, यानी मतलब मज़ाक करके ऐसे ही प्राइस कम कर रहा था, या सच में ही मैं इतना ही प्राइस रखूँगा बहुत टाइम तक। क्योंकि अगर मैंने जहाँ प्राइस थोड़ा-सा भी ऊपर करा तो ये लोग वापस मार्केट में आ जाएँगे, एंटर कर जाएँगे, सोचेंगे कि फेंग युआन का स्टॉक खत्म हो रहा है, इसलिए। तो फेंग युआन को शायद अभी 2-3 सालों तक इतना ही प्राइस रखना पड़ेगा। एक तो यार इसके पास गट्स गो का बिज़नेस है इतना खतरनाक, उसमें तो ये अकेला ही बंदा है, कोई इसके लेवल का नहीं। ऊपर से इस चीज़ में भी इसने उँगली कर दी। और वैसे भी ट्रेज़र इलेवन ही दुनिया का एक अकेला बाइंग स्पॉट नहीं था, यानी यहाँ पे ही अकेला बेचा नहीं जाता, शायद और भी जगह है बेचने वाली। ये कहना चाहते हैं ना कि जैसे और भी जगह है, तो और भी जगह मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वो बेचेंगे। और भी जगह से मीन्स ये है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खरीद लेंगे। जैसे बात रही वांग मिंगयू की बैकिंग फ़ोर्स भी उसका कुछ स्टॉक खरीद लेगी और बाकी बड़े-बड़े फ़ोर्सेस भी, जिससे रिलेशन मेंटेन करना वो लोग खरीद लेंगे। थोड़ा बहुत ईयरगून वो भी ले लेंगे। पर लॉन्ग टर्म में जब फेंगयुआन ट्रेज़र वाले हेवन में अल्ट्रा प्रो, एक तरीके से प्रो कह रहा हूँ, लो प्राइस में मेंटेन करता रहेगा कम से कम 5 से 6 साल तक, तीनों सेलर्स की हालत खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप हो या लॉयल्टी। जब बायर इतना चीप में बेच रहा है और रिलेशनशिप तुम कितना ही दिखाओगे, यानी तुम कितना ही तुम दोस्ती-वोस्ती दिखाओ, लेकिन अगर सामने वाला तुम दोस्ती में अगर किसी को बोल लो कि अरे यार दोस्त है, मेरा आईफ़ोन तू 20,000 रुपए में ले ले, तो चलो मान लो कि वो एक बार में ले लेगा, लेकिन अब पूरे मार्केट में एप्पल कंपनी ही 15,000 का आईफ़ोन बेचे तो तुम क्या ही दोस्ती दिखाओगे? तुम ले ही लोगे, 15 वाला ही ले लोगे, है ना? वही बात आ जाएगी। इसलिए कहना चाह रहा था। अब देखते हैं क्या होगा। ज़्यादातर लोग अल्टीमेटली फेंगयुआन से ही खरीदना प्रेफ़र करेंगे और पूरा का जितना गू इमॉर्टल वर्ल्ड था, पूरे मार्केट में ट्रेज़र वर्ल्ड हेवन ही एक मैसिव चंक वाली जगह थी जहाँ पे बेचा जाता था सब कुछ। अगर फेंगयुआन ने बस यहाँ का कंट्रोल पकड़ लिया तो बाकी मार्केट्स ऑटोमैटिकली इन्फ्लुएंस हो जाएँगे और धीरे-धीरे पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट ईयर-गू सेलर वही मतलब उसी को माना जाएगा। बाकी सेलर्स चाहे कुछ छोटा-मोटा काम करते भी रहें, कंपैरिज़न तो भाई सवाल ही नहीं होता। फेंगयुआन ही सबसे टॉप 1 पे रहेगा। फेंगयुआन ने क्विकली एक तरीके से कैलकुलेशन करी थी कि सारे डेब्ट्स को क्लियर करना है, अभी भी 10 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन बचे हुए हैं। पर 2 से 3 ईयर में मेगा डंप स्ट्रैटेजी रिपीट नहीं कर सकता इसलिए। और वो सोच ही रहा था कि प्राइमेसी और डेवलपमेंट में ये स्टोन कैसे इन्वेस्ट करे। तभी 6th ईयर का एक मैसेज आता है और डायरेक्ट ही खुशखबरी सुना देता है। बंदा कहता है एल्डर फेंगयुआन, जिस फूड पाथ इमॉर्टल बू का आपने रिफाइनमेंट बोल रखा था वो सक्सेसफुली रिफाइन हो गया है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है फेंगयुआन का ही लेकिन कहीं और जगह पर। फेंगयुआन के हाथ के सेंटर में छोटा-सा फूड पाथ इमॉर्टल वो पड़ा था। प्योर ग्रीन कलर का, रफली एक अंगूठे जितना था और बॉडी के 6 सेगमेंट थे। बिल्कुल एक तरीके से कैटरपिलर स्टाइल का था। फोरहेड पर एक छोटा-सा सिल्वर हॉर्न भी था। अब ये फेंगयुआन के कंट्रोल में था। पाम में इधर से उधर रोल कर रहा था, मतलब रिफाइनमेंट कंप्लीट था। नॉर्मली जब कोई रिफाइनमेंट पाथ एक तरीके से गू इमॉर्टल कोई इमॉर्टल को रिफाइन करता है तो ओनरशिप नेचुरली उसकी ही होती थी, यानी 6th ईयर की ही होती है यहाँ पे क्योंकि उसने रिफाइन करा। इसलिए ये स्नैक गू पहले 6th ईयर का था, पर क्योंकि उसने विलिंगली फेंगयुआन को दे दिया तो इसको रिफाइन करना फेंगयुआन के लिए वाइल्ड इमॉर्टल गू से भी ज़्यादा आसान हो गया और फेंगयुआन का ये हो गया। और पता चलता है इसका नाम था, ये था रैंक 6 का फूड पाथ इमॉर्टल गू स्नैक। ये उन तीनों इमॉर्टल गू में से एक था जो फेंगयुआन ने लांग या सेक्ट से रिफाइन करवाने को बोला था। पर्पल माउंटेन ट्रुमनार के इनहेरिटेंस में मिलने के बाद उसने 3 इमॉर्टल गू रिक्वेस्ट किए थे। पहला था रैंक 7 का सेल्फ गू, दूसरा था क्लीन सोल गू रैंक 6 का और रैंक 6 का स्नैक गू। तीनों इसके लिए अर्जेंट थे। सेल्फ
सेल्फ लव जो था, सेल्फ क्लीजिंग का कोर था, हेवनली कोड के इन्वेस्टिगेशन मेथड से बचने का मेन टूल था, जो कि उसने यूज़ भी कर लिया, हम देख चुके हैं। रही बात क्लीन सोल की, रैंक 6 होते हुए भी रिफाइन करना सबसे ज़्यादा टफ था, पर इसने मतलब इस गू ने उसका जो 8 आर्म बॉडी था, ज़ॉम्बी बॉडी, उसको वापस ला दिया, सोल ट्रैप को रिमूव कर दिया और लाइट ऑफ विज़डम का यूज़ कर पाया भाई। तो ये तो हम देख चुके हैं पिछले एपिसोड में, तो ये भी बहुत बढ़िया गू था। रही बात लास्ट वाला स्नैक गू, फूड पाथ का गू था, इमॉर्टल गू फीडिंग का परमानेंट सॉल्यूशन था, जो उसके हाथ में आ चुका था। स्नैक गू का रेसिपी शैडो सेक्ट से आया था और सोर्स स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल था और फूड पाथ की असली इनहेरिटेंस एक लेजेंडरी बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने बनाई थी। वही लेगेसी फेंगयुआन के पास थी। फेंगयुआन ने रेड डेट इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करा, कैटरपिलर जैसी बॉडी ने ड्रंक जैसी शेक करा और नीचे का हिस्सा फ्लैट हुआ और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा उड़कर हिलने लगा और कलर ग्रीन से बदलकर डीप रेड हो गया, एकदम लावा जैसा। बॉडी धीरे-धीरे थोड़ी-सी थिक हो गई, फिर प्लॉप सी आवाज़ आई। फिर उसने अपने माउथ से एक थिक येलोइश स्टिकी लिक्विड बहुत सारा एकदम थूक दिया और तुरंत ही वो एक टाइनी पेल व्हाइट सा हो गया, यानी एकदम वीक सा हो गया। यानी एक बार ये पता क्या करता है, ये रेड हो जाता है, फिर अपने मुँह से कुछ बनाता है, फिर उसको थूक देता है और फिर इसकी हालत खराब हो जाती है। यानी एक बार यूज़ होता है बस। फेंगयुआन को फूड पाथ इनहेरिटेंस से पता चला था कि जो स्नैक गू है, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है। एक बार यूज़ करने के बाद कुछ दिनों तक उसे रेस्ट चाहिए होगा, तभी वो मतलब वही आगे यूज़ हो पाएगा, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होगा। ओवर यूज़ हुआ तो येलो वाटर और ज़्यादा स्पिट करेगा और जल्दी मर जाएगा। रिकवरी के बाद बॉडी फिर से ग्रीन हो जाती है और तब दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फेंगयुआन ने स्नैक गू को प्राइमेसी में रख लिया और ध्यान दिया येलोइश लिक्विड पर जो उसने रिलीज़ करा था। ये जो लिक्विड था स्पेशल था, हवा में फ्लोट कर रहा था, नीचे गिरता ही नहीं था। ये मिक्स्ड एग जैसा स्मॉल ब्लॉब में कंप्रेस हो गया था, यानी अंडा फोड़ते हैं तो उसके जैसा नहीं होता, वैसे टाइप का था ये। ये येलोइश लिक्विड फेंगयुआन का एक एम था, यही इसे चाहिए था। इससे वो इमॉर्टल गू को एक तरीके से पार्शियल फूड सब्स्टिट्यूट दे सकता था, यानी ये एक ऐसा फूड है जो खा सकते हैं शायद इमॉर्टल गू। रैंक 6 इमॉर्टल गू के लिए अराउंड 6% फूड रिप्लेसमेंट इसका था और रैंक 7 के लिए थोड़ा-सा वीक था। 6% छोटा लगता है, पर स्नैक गू हर कुछ दिन में फिर से ये मतलब एक तरीके से निकालता है। एक्यूमुलेशन से फीडिंग बर्डन ह्यूज अमाउंट रिड्यूस हो सकता है और मैक्स एक तरीके से रिप्लेसमेंट 40% थी। और उसके ऊपर इफ़ेक्ट 0 है, यानी 40% खाना खिला सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं खिला सकते। फेंगयुआन ने एक इमॉर्टल गू निकाल कर टेस्ट करा। गू ने तुरंत ही येलोइश लिक्विड को एकदम निगल ही लिया, खा ही गया पूरा और टेस्ट परफेक्ट था। फेंगयुआन ने क्वाइटली एकदम सर हिलाया। रीबर्थ के बाद उसके पास इतने सारे इमॉर्टल गू थे कि उनकी फीडिंग करना मैसिव बर्डन हो गया था। फूड पाथ मेथड की ज़रूरत तो बहुत पहले से ही उसको थी, अब उसको हो चुकी है। अब तुम थोड़ा-सा समझो कि इसका मतलब मेथड क्या है, मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा समझाता हूँ। ये जो गू है पहले ग्रीन रहता है, जब तुम इसको इमॉर्टल एसेंस स्टोन दोगे तो ये रेड हो जाएगा, फिर अपने मुँह से एक अंडे टाइप की कुछ चीज़ निकालेगा, अंडा। और वो जो अंडा होगा येलोइश हिस्सा, उस येलोइश हिस्से को कोई भी गू खाएगा, यानी कोई भी रैंक 6 का गू खाएगा, तो भाई उसका 6% खाना फ़ीड हो जाएगा। जैसे मान लो एक गू होता है, अगर तुम उसे एक बार खाना खिला दो तो करीबन वो 1 साल तक नहीं खाता है खाना। तो मान लो तुम उसे एक बार ये वाला खिला दोगे, क्या पता 2 महीने तक वो सर्वाइव कर ले आराम से, है ना? कितनी बढ़िया चीज़। और इसे खिला-खिला के करीबन 40% खिला दोगे तो हो सकता है कि वो करीबन 5 साल तक कुछ खाना ना माँगे। 5 साल का काम तुम्हारा हो जाएगा और 5 साल में तुम इकट्ठा तो कर ही लोगे उसका खाना भी, और इसका खाना और ये जो चीज़ है, ये जो पदार्थ है, ये जो येलोइश पदार्थ है, इसका खाना और पदार्थ दोनों खिलाओगे, तो भाई वो मरेगा ही नहीं। मरेंगे नहीं अब उसके कोई भी गू, उसको खाने की टेंशन नहीं है, यानी खाना खिलवाने-विलवाने की कोई टेंशन नहीं। ये जो चीज़ है ना, इसको खिला-खिला के फेंगुइन एटलीस्ट गू को ज़िंदा रख सकता है, किसी भी गू को जो रैंक 6 का है, क्योंकि 6% असर करेगा उसके ऊपर। बाकी अगर रैंक 7 वाले को खिलाएगा, तो क्या पता 6 की जगह 3 ही परसेंट असर करे, लेकिन एटलीस्ट ज़िंदा रहेंगे वो सारे गू। अब आगे बढ़ते हैं। तभी आगे फेंगयुआन यहाँ पे थोड़ा-सा आइरोनी फ़ील करता है, आयरनी फ़ील करता है, सॉरी। मतलब होता नहीं है कि कितनी अजीब बात है, कितना अजीब कोइंसिडेंस है। सोचो, फूड पाथ की असली ट्रू इनहेरिटेंस मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन से मिली, यानी शैडो सेक्ट से मिली। और वो भी दुनिया की सबसे बेस्ट फूड पाथ की इनहेरिटेंस। और स्नैक गू को रिफाइन करना क्लीन सोल और सेल्फ लव था, उससे भी सबसे ज़्यादा ईज़ी था इसको रिफाइन करना। इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट भाई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। क्लीन सोल रिफाइन करने में उसने भाई काउंटलेस फेल्स खाए थे, पर स्नैक गू सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स में ही रिफाइन हो गया था। इस इमॉर्टल गू के आने से फीडिंग का टोटल प्रेशर अब हाफ हो गया था। रैंक 6 इमॉर्टल गू का तो 40% फूड आराम से रिप्लेस हो सकता है। रैंक 7 और रैंक 8 के लिए इफ़ेक्ट कम है, लेकिन एटलीस्ट बर्डन तो कम हो गया, एटलीस्ट ज़िंदा तो रहेंगे वो सारे गू। ये स्नैक गू फेंगयुआन के लिए लिटरली एकदम गोल्ड था, क्योंकि उसके पास इमॉर्टल गू की काउंट अब बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब उनको खिलाने-पिलाने का चक्कर भी अब थोड़ा बहुत कम हो गया था, क्योंकि अब बर्डन कम है ना इसलिए।
कुछ ही दिन बाद फेंगियो ने ट्रेजर हेवन से एक बैच डेसोलेट प्लांट खरीद लिए। ये थे लाइट शाइन फंगी। एक पतली ग्रीन एक फंगल टाइप की लेयर थी। ये मल्टी कलर्ड लेयर टाइप का उगता था। नॉर्मली ईस्टर्न सी के डीप डार्क जोन में होती थी जहाँ लाइट जीरो होती थी। पर नेचुरल इसके पास एक तरीके से मिस्टीरियस कोई फंगी है ना, ये डार्कनेस में चमकती है, इंटेंस लाइट इमिट करती है, तो पूरा जो एरिया है डीप सी के अंदर का, वो एरिया भी थोड़ा बहुत ब्राइट रहता है। वो मछली नहीं देखी जिसके सर के ऊपर लालटेन टाइप की रहती, वो बीच में अभी बाहर भी आ गए थे, लोग कहने लग गए थे अरे पता नहीं दुनिया खत्म होने वाली हो गई है, लेकिन चोमू थे वो लोग, वो बस आ गई थी, एक्सीडेंटल चीज़ हुई थी, क्योंकि प्रेशर और ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है, गर्माहट, प्रेशर और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो डीप सी के क्रिएचर है वो ऊपर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फेंगयुआन पहले ईस्टर्न सी ऑक्शन में ये खरीदना चाह रहा था, तब वो टोंगहुआ बस ट्रेड करना चाहती थी। लेटर वो साथ ट्रेजर हेवन में बेचने लग गई। बायर से लिटरली एक्साइटेड थे, पर बाद में सबको पता चला कि ये जो फंगी है सिर्फ डीप सी के एक्सट्रीम प्रेशर और पिच ब्लैक एनवायरनमेंट में ही परफेक्ट ग्रो होती है। बाहर निकाल दो तो एक मतलब एक तरीके से नहीं मरेगी, पर एक तरीके से खराब हो जाएगी। एक तरीके से होता है ना कि सड़ने लग जाता है सामान, वैसे टाइप का। धीरे-धीरे सड़ेगी लेकिन सड़ जाएगी। रिज़ल्ट क्या हुआ? डिमांड क्रैश हो गई, प्राइस एकदम से गिर गया जब लोगों को पता चला। अरे दिक्कत ही यही है ना कि लोग खरीद लेंगे तो इसे रखेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे? खराब ही होने लग जाएगी ना ये। उनके पास ऐसी कोई जगह भी तो नहीं चाहिए एकदम डीप डार्क में, एकदम सी के अंदर। ऐसी जगह होगी तभी तो स्टोर करोगे, अदरवाइज़ स्टोर कहाँ करोगे? खराब ही हो जाएगी, तो डिमांड ही क्रैश हो गई। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर फेंगयुआन ने टोंगहुआ से लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में पूरा स्टॉक ही खरीद लिया। उसने पहले एक हिस्सा इमॉर्टल प्राइमेसी के मिनी ईस्टर्न सी में प्लांट करा। नेचुरल एकदम एकदम नेचर वहीं पे था, नेचुरल नेचर। बाकी फंगस उसके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए गए यहाँ पे। और उसका गोल था कि इस डेसोलेट प्लांट को मॉडिफाई करो ताकि इसका जो नेचर है उसको चेंज किया जाए, और उसका ये जो काम है फिर ये सड़े-वड़े ना एटलीस्ट बचा रहे। फेंगयुआन की वुड पाथ अटेनमेंट ऑर्डिनरी थी, पर उसका जो कॉन्फिडेंस था स्काई हाई था। 2 मेजर रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि मेथड्स की कमी नहीं थी। शैडो सेट प्लस लांग सेट की इनहेरिटेंस थी। वुड पाथ, सोल पाथ, रिफाइनमेंट पाथ और हर टाइप के मॉडिफिकेशन टूल अवेलेबल थे उसके पास। दूसरा उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का रीज़न ये था कि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड लाइट ऑफ विज़डम उसके पास है। अगर कोई उम्मीद काम ही ना करे तो खुद ही जाके कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस कर लेगा। फेंगयुआन को पता था कि इस एक्सपेरिमेंट में फेलियर का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशंस हज़ार थे। अब यहाँ पे सीन देखते हैं ईस्टर्न सी का। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखा जाता है ईस्टर्न सी का। यहाँ पे जो वेव्स थी एकदम भाई गरज रही थी, स्काई डार्क हो रहा था, स्टॉर्म आ रहा था, एकदम ठंडा स्टॉर्म। टोंग हुआ नाम की जो लौंडिया थी हवा में फ्लाई करते हुए एक नेमलेस आइलैंड पर उतर रही थी। मूड इरिटेटेड था पर फेस बड़ा शांत था। आइलैंड के टॉप पर एक गू इमोर्टल खड़ा था, एकदम जो समुद्र था उसको देख रहा था। टोंग हुआ जैसे ही उतर के उसको मतलब रिस्पेक्ट पे करती है। टोंग हुआ कहती है आई हैव केप्ट यू वेटिंग। वो आदमी टर्न होता है और उसकी जो नोज़ थी एकदम टॉल थी, थिन आईज़ थी और एक हल्का-सा स्माइल था। ये था रेन शूपिंग, ईस्टर्न सी का रैंक 7 एनस्लेमेंट पाथ गो इमॉर्टल। रेन शूपिंग कहता है, "फेरी टोंग हुआ, मुबारक हो। सुना है तुमने ट्रेज़र इले हेवन में अपने सारे लाइट शाइन फंगी सेल कर दिए।" टोंग हुआ कन्फर्म करती है कि उसे इमॉर्टल एसेंस स्टोन का एक बड़ा पाउच मतलब दिखा के देती है कि हाँ, हाँ, वो गए थे। रैंक शूपिंग थोड़ा-सा इंस्पेक्ट करते हुए बोलता है, हाँ, थोड़ा अमाउंट मिसिंग लग रहा है लेकिन सही है, रेन शूपिंग कहता है ये। टोंगुआ की एक्सप्रेशन था थोड़ा-सा खराब हो जाता है। अब ये जो टोंगुआ है ना, शायद फेंगयुआन फेंगयुआन ने जब बोला नहीं था कि उसने फंगी खरीदी है, तो शायद ये टोंगुआ नाम की लौंडिया से ही खरीदी थी उसने। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस टोंगुआ के साथ। टोंगुआ कहती है, ज़्यादा नहीं मतलब बचा है। मैं पहले जितना पॉसिबल था उतना रिटर्न करती हूँ, बाकी बाद में दे दूँगी। रेन शूपिंग कहता है, समझदारी भरा डिसीज़न है। जितना कम डेप्थ बचेगा, इंटरेस्ट उतना ही कम पड़ेगा। बहुत सही है। अच्छा, तो ये डेप्थ में थी, कर्ज़े में डूबी पड़ी है ये लौंडिया। टोंग हुआ कोल्ड तरीके से कहता है, उसने ट्रिब्यूलेशन के बाद ना इमॉर्टल प्राइमेसी रिबिल्ड किया था और फंड्स तो खत्म हो गए थे और मजबूरी में लोन्स लेने पड़े थे। रेन शूपिंग ने उसे सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसी का था, तो इसलिए वो पे कर रही थी। फेंगयुआन ने उसकी सारी की सारी जो फंगी थी जब एकदम बल्क में खरीद ली थी, तब जाके उसकी सिचुएशन थोड़ी-सी स्टेबल हुई थी। ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होते ही टोंगुआ तुरंत ही निकलना चाहती थी, पर रेन शूपिंग रोक लेता है। रेन शूपिंग कहता है, "फ़ेरी, रुकिए ज़रा।" टोंगुआ यहाँ पे कोल्ड टोन में कहती है, "अगर तुम फिर से लोन ऑफ़र करने वाले हो, तो मैं नहीं लूँगी।" रेन शूपिंग स्माइल करने के साथ कहता है, "अरे नहीं, नहीं, मेरे पास एक इनकम्प्लीट वुड पाथ की ट्रू इनहेरिटेंस है। तुम तो लाइट शाइन फंगी मॉडिफ़ाई करने की ट्राई कर रही हो। ये तुम्हारे काम आ सकता है।" टोंगुआ एकदम सस्पिशियस हो जाती है। टोंगुआ कहती है, "तुम्हें कैसे मतलब
तुम मतलब तुम्हें कैसे पता चल गया कि मुझे ये जो फंगी है इसको मॉडिफ़ाई करना है? रेन शिपिंग एकदम चगल करते हुए कहता है, तुम्हें ये बात हाइड नहीं करनी चाहिए, थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन ही काफ़ी थी और मुझे सब कुछ मिल गया। स्टॉर्म की हवा ज़ोर से चलने लगती है, वेव्स एकदम इधर से उधर क्रैश कर रही थी, एकदम आइलैंड के जो पत्थर होते हैं वहाँ पे पानी टकरा रहा था। टोंगहुआ का फेस एकदम वेदर जैसा डार्क हो गया था। सच्ची बात भी यही थी कि लाइट शाइन फंगी को मॉडिफ़ाई करने में उसने इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि फाइनेंसेस एकदम टूट गए थे, लोन लेना मजबूरी हो गई थी। नहीं तो नॉर्मली उसके पास रिबिल्ड करने के लिए इनफ बेस ही नहीं था। थोड़े साइलेंस के बाद टोंगहुआ फाइनली पूछती है, टोंगहुआ कहती है, "कौन-सा वुड पाथ एक्सपर्ट की ट्रू इनहेरिटेंस है तुम्हारे पास?" रेन शुपिंग एकदम कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, कुई वूज़ी नाम सुना होगा तुमने। टोंगहुआ थोड़ी-सी सरप्राइज़्ड हो गई। यहाँ पे टोंगहुआ कहती है, "रैंक 8 वुड पाथ एक्सपर्ट, पर वो तो मोस्टली बेटर स्ट्रेंथ के लिए फेमस था ना, प्राइमेसी मैनेजमेंट वीक माना जाता था उसका तो।" रेन शुपिंग इंस्टेंटली रिजेक्ट करते हुए कहता है, "भाई अपना पिंग भाई, नहीं फ़ैरी, ये गलत तुम्हारा ये जो सोचना है बहुत गलत है।" उसकी बैटल पावर इतनी हाई थी कि मैनेजमेंट स्किल ओवरशैडो हो गई थी, पर असल में वो काफ़ी कैपेबल था। रैंक 8 वुडपाथ गू इमॉर्टल की इनहेरिटेंस तुम्हारे लिए डेफ़िनिटली यूज़फुल होगी। टोंग हुआ थोड़ा-सा मतलब वरीड हो गई, वो सोच रही है कि ये क्या कर रहा है, मतलब मस्का तो नहीं लगा रहा मुझे। प्रॉब्लम लाइट पाथ नहीं, वुड पाथ लेवल का इश्यू था। अगर ये ट्रू इनहेरिटेंस मिल गई तो मेरे फंगी मॉडिफ़िकेशन फाइनली सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके मन में सोच आ रही थी। टोंगवा थोड़ा-सा हेजिटेट करती है, फिर पूछती है, टोंगवा पूछती है, "तो बताओ, प्राइस क्या है?" रेन शूपिंग अंदर से सोचता है, फिर वो कहता है, "वाह! मछली जाल में आ चुकी है।" रेन शूपिंग कहता है, "बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल है।" नेगोशिएशन काफ़ी देर तक चलता है। आखिर में टोंगवा ये जो कुई वूज़ी की जो इनहेरिटेंस थी, इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस थी ट्रू वाली, खरीद लेती है। फिर वो स्टॉर्मी आइलैंड छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। और जब अपनी लौंडिया यहाँ से उड़ के गई ना, तभी भाई बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया। जैसे उसको ना एकदम बहुत सैटिस्फैक्शन हो गई थी अपने अपने रेन भाई को, रेन शुपिंग को। और रेन शुपिंग का ना थोड़ा-सा वो दिखाया जाता है कि जैसे ही अपनी जो बंदी यहाँ से उड़ के गई, एक खतरनाक लाइटनिंग, एकदम बॉलीवुड वाला सीन था, एकदम खतरनाक लाइटनिंग चमकी और डायरेक्ट आइलैंड पर गिरी वो लाइटनिंग और उस लाइटनिंग से एक मतलब चमक आई, तो उस चमक से जो अपना रेन शुपिंग था, उसका चेहरा दिखा, एक खतरनाक विलेन जैसी वाइब दिखी उसकी। जो कि एक टिपिकल विलेन की वाइब होती है, वैसे टाइप की दिखी। उसके फेस पर और लिप्स पर एक हल्की-सी स्कीमिंग वाली स्माइल थी। रेन शुपिंग खुद से ही कहता है, "हो गया काम, हो गया काम।" टोंग हुआ कुई वूज़ी की रेपुटेशन में फँस गई है, पर असली बात ये है कि उसका ट्रू इनहेरिटेंस उसके किसी काम का है नहीं। मैं ऑलरेडी उसमें से क्रूशियल इन्फॉर्मेशन निकाल चुका हूँ। लाइट शाइन फंगस एक डेसोलेट प्लांट है, मॉडिफ़ाई करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। और टोंग हुआ लाइट पाथ कल्टीवेट करती है, वुड पाथ में एक्सपर्ट है ही नहीं। सालों की रिसर्च के बिना वो कभी भी सक्सीड हो ही नहीं सकती। और मतलब जो इनहेरिटेंस मैंने बेची है उससे तो कतई नहीं हो सकती। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लांग या ब्लेसलैंड नॉर्थर्न प्लेन्स। फेंगयुआन की डिवाइन सेंस ने सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी में एंटर करा। इमॉर्टल किलर मूव लाइट फंगस रेडियंस हाँ, एक शार्प ऑरेंज येलो ग्लो एकदम से भाई फूट उठा। ये जो लाइट शाइन फंगी थी उसके ऊपर लगा और इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होने लगा। ग्रीन से ग्रेजुअली पर्पल पर्पल सॉरी कह रहा हूँ, प्योर व्हाइट हो गया और कुछ ही सांसों के अंदर मूव कंप्लीट हो गया। सामने पूरी एकदम व्हाइट शाइन फंगी थी और ये थोड़ी-सी अजीब ही लग रही थी, बल्कि स्ट्रॉन्ग लाइट एमिट कर रही थी। जो पहले वाली फंगी थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट एमिट कर रही थी व्हाइट कलर की। फेंगयुआन ने कहा, "परफेक्ट रिजल्ट।" फेंगयुआन कहता है, "एक्सीलेंट, मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल रहा। अब लार्ज स्केल प्लांटेशन स्टार्ट हो सकता है।" उसकी वुड पाथ अटेनमेंट टोंगहुआ से भी कम थी, पर उसके पास लाइट ऑफ विज़डम थी, शैडो सेक्ट था, लांगे सेक्ट की पूरी एक मैसिव इनहेरिटेंस थी और मतलब कतई अनकाउंटेबल इमॉर्टल वो मतलब इतने ज़्यादा उसके पास चीज़ें, इतनी ज़्यादा इनहेरिटेंस, इतना काउंट ही नहीं हो सकता, बहुत चीज़ें हैं उसके पास। ऊपर से बोरो किए गए भी कई ऑप्शंस थे उसके पास। इन सब की वजह से वो क्लियरली ये चीज़ को आराम से बना पाया था। एक बढ़िया सी चीज़ उसने बना ली थी और एक किलर मूव बनाया था जिसका मेन कोर था प्रिजर्वेंस इमॉर्टल गू, सेल्फ लव इमॉर्टल गू, वुड पाथ का वुड स्प्राउट गू और एक सप्लीमेंट्री स्नैक गू। इन सब की एक तरीके से एनर्जी का यूज़ करके उसने ग्रीन फंगी को प्योर व्हाइट फंगी में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था, जो स्काई एनवायरनमेंट में परफेक्टली ग्रो कर सकती थी। यानी अब ये जो चीज़ है, इसको तुम आराम से अपने प्राइमेसी के अंदर उगा और बढ़ा सकते हो। वुड पाथ का जो वुड स्प्राउट गू था, लांग या सेट से बोरो किया था। प्रिजर्वेंस प्लस सेल्फ लव उसके अपने थे और स्नैक गू तो अभी-अभी जस्ट रिफाइन करा है, तो वो भी यूज़फुल हो गया। फेंगियो ने लाइट शाइन फंगी को मिनी ऑरेंज हेवन और मिनी व्हाइट हेवन में रिप्लेस कर दिया था और यहाँ पे मिनी ऑरेंज हेवन तो अरोरा लाइट्स में एकदम चमकता था और लाइट फ्रूट यहाँ पे उगते थे और रही बात मिनी व्हाइट हेवन थी, वही मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स थे यहाँ पे। व्हाइट फंगी ने दोनों एरियाज़ में इंटेंस ग्लो क्रिएट कर दिया था। अरोरा लाइट इतनी धीरे-धीरे एक्सपेंड होने लगा कि ओवरलॉर्ड
फ्लावर्स की एनर्जी एक तरह एनर्जाइज़ हो गए, वो भी थोड़ा-सा चमकने लग गए, इस फंगी की एनर्जी की वजह से यानी लाइट की वजह से। ये प्लांट ब्राइट लाइट डिमांड करते थे और न्यू प्योर व्हाइट फंगी स्काई में फ्लोट करके परफेक्ट इल्यूमिनेशन देते थे। यानी ये जो अब फंगी है, पहले तो वो जो चीज़ थी ग्रीन वाली फंगी, बेकार वाली, वो तो भाई एकदम गहरे समुद्र में चीज़ें करती थी, उसके लिए वो चीज़ें थी। लेकिन अब ये जो फंगी है, इसको तुम आराम से बढ़िया आसमान में उगा सकते हो, लेकिन अच्छी खासी लाइट आनी चाहिए वहाँ पे बस। फेंगयॉन फुली सैटिस्फाइड था। फेंगयॉन सोच में कहता है, और अगर डेवलपमेंट इसी रेट से चलता रहा तो एटीट्यूड गो, विज़डम स्वॉर्ड गो की फीडिंग फाइनली सॉल्व हो जाएगी। उसके 3 रैंक के इमॉर्टल गो में से एक ईयर फ्लो लाइक अ वाटर तो रिवर ऑफ टाइम का पानी से ही फीड होता था, पर एटीट्यूड गो और विज़डम स्वॉर्ड गो का फीडिंग बर्डन बहुत ही बड़ा था। आज पहली बार उसको होप फील हुई थी कि चलो एटलीस्ट अब वो ज़िंदा तो रहेंगे एटलीस्ट। और बोनस पॉइंट ये था कि व्हाइट लाइट फंगस जो था सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकता था। जब स्केल बड़ा हो जाए तो एक नया प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी बन सकता था। यानी ये वो वाले प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ना अपने आप ही अपनी जो चीज़ें उनको छोड़ देते हैं। जैसे नारियल का पेड़ होता है, नारियल छोड़ देता है, फिर वो आगे कहीं जाके नारियल के पेड़ उग जाते हैं। तभी तो हर आइलैंड पे नारियल के पेड़ होते हैं, क्योंकि बहुत जगह से वो एकदम भाई बह-बह के आए थे दूसरी-दूसरी जगह पर। इसलिए हर जगह नारियल के पेड़ मिल ही जाते हैं। मतलब हर किसी भी कॉन्टिनेंट में। आगे देखते हैं। मार्केट में व्हाइट शाइन फंगी का डिमांड डेफ़िनेटली हाई था। ग्रीन वर्ज़न भी वो मिनी ईस्टर्न सी से पैरेलल रेस करेगा, पर फ़ोकस व्हाइट वेरिएंट पर था। यानी एक तरीके से जो उसके पास मिनी ऑरेंज हेवन है और व्हाइट हेवन है, ये दोनों जगह पे ही आराम से उग सकता है, क्योंकि दोनों जगह पे लाइट है। लाइट चाहिए, लाइट मैटर करती है। अपनी नीड फुलफ़िल करने के बाद बाकी वो सेल कर देगा जो उसके पास बचेगा। फेंगयॉन यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए कहता है, लाइट शाइन फंगी मेरे रिक्वायर्ड स्केल तक लाने के लिए मुझे करीबन 2 मिलियन इमॉर्टल सनस्टोन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इस बिज़नेस में टर्न करने के लिए करीबन 1.8 मिलियन स्टोन और लगेंगे। रैंक हिट इमॉर्टल को फीडिंग का बर्डन हॉनेस्टली एक्सट्रीम था, इसलिए उसे जल्दी-जल्दी चीज़ें करनी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो फंगी है, इसको खिलाकर वो काम पूरा करेगा, मतलब गू ये वाला चीज़ खाता है या नहीं खाता? ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को वो खाता हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये खाता है। ये सोच रहा है कि शायद इसको भी बिज़नेस में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ काम करना है उसे। हाँ, वही बात है ना, डेब्ट को पे करना है। इतना सारा उसने लोन ले रखा है, उसमें से बहुत सारा उसने पे कर दिया है, बहुत सारा ही पे कर दिया, थोड़ा-सा ही बचा है बस। और टोटल मिला के अब बात करते हैं आगे। टोटल मिला के फेंगयॉन को 4 मिलियन इमॉर्टल एसेंस स्टोन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस फंगी वाले बिज़नेस में। लेकिन अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो पूरा जो मार्केट है मोनोपोली बन जाएगा, यानी सिर्फ़ उसके पास ये चीज़ मिलेगी और कोई वहाँ पे और मतलब बेचने वाला होगा ही नहीं, फेंगयॉन अकेला ही सेलर होगा, तो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अगले 2 से 3 साल ईयरगू मार्केट ऑलरेडी ओवर सप्लाई में रहेगा और ट्रेज़र हेवन में 4 से 5 साल तक डिमांड लो ही रहने वाली थी, क्योंकि गू इमॉर्टल के पास अभी भी बहुत स्टॉक पड़ा था। फेंगयुआ ने जो प्राइस वॉर एक तरीके से हरिकेन क्रिएट करा था, एकदम स्टॉर्म क्रिएट करा था, उसने मंथ गू, डे गू के मार्केट को भी डिस्टर्ब कर दिया था। इसलिए वो नेक्स्ट बिज़नेस प्लान ढूँढ रहा था और लाइट शाइन फंगी परफेक्ट चॉइस लग रही थी उसको। हाँ, गट्स गू जैसा नहीं हो सकता, उसका मोनोपोली अनबीटेबल था, क्योंकि गट्स गू सिर्फ डांगहुन माउंटेन ही देता है। लाइट शाइन फंगी को लॉन्ग इवेंचुअली कॉपी कर लेंगे, मतलब एक तरीके से आगे जाके कॉपी हो ही जाएगा, लेकिन गट्स को कभी कॉपी नहीं हो सकता। पर तब तक फेंगयुआन बहुत ही कमा चुका होगा, जब तक वो लोग कॉपी करेंगे, फेंगयुआन तब तक बहुत कमा लेगा। फेंगयुआन कहता है अब नेक्स्ट स्टेप है सवेनर रिमोटर प्राइमेसी पर लगा टाइम जो रेस्ट्रेन है, रिमूव करके टाइम फ्लो को नॉर्मल पर लाना। अब शायद वापस से वो आ गया है यार टाइम, ट्रिबुलेशंस और कैलेमिटीज़ को हैंडल करने का, क्योंकि भाई हमेशा आ ही जाती हैं सब चीज़ें, देखेंगे। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स का। नॉर्थर्न प्लेन्स के आइसी प्लेन में ब्लिज़र्ड तेज़ी से चल रहा था, ग्लेशियर पर बर्फ़ गिर रही थी और उसके नीचे 2 ट्राइब्स थे, रॉकमैन और स्नोमैन। और स्नोमैन के 6 दिन 6 रात से चल रहे नेगोशिएशन था, फाइनली अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुका था, यानी रॉकमैन और स्नोमैन के बीच कुछ चल रहा होगा बढ़िया वाला। अब देखते हैं आगे। शीज़ोंग रॉकमैन का एल्डर था, वो कहता है, मोली रीजन हमारी रॉकमैन ट्राइब का हिस्सा है, 400 साल से हमारा टेरिटरी रहा है, यह हमारा बॉटम लाइन है, स्नोमैन इसे समझे प्लीज़। रॉकमैन बिल्कुल एक तरीके से अपने बात पे अड़ा हुआ था। स्नोमैन के फेसेस डार्क हो गए, मूड भी डाउन था। बिंग युआन जो कि स्नोमैन साइड का बंदा था, स्नोमैन कहता है 400 साल पहले हाँ, मानते हैं 400 साल पहले हाँ, पर बाद में हमारे एक सीनियर ने तुमसे बेट ये जीत ली थी और वैगर में लगाया गया था मोली रीजन, और मोली रीजन जो बेट में लगाया वो हार गए, तो मोली रीजन हमारा हो गया। शीज़ोंग हल्का सा हाथ हिलाकर कहता है, वो सिर्फ मजाक था यार, बेट कहाँ से हो गई, उससे सीरियसली ले रहे हो तुम तो। बिंग युआन जो स्नोमैन था वो कहता है एग्रीमेंट साइन हुआ था भाई, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट होता है। शीज़ोंग जो रॉकमैन था वो कहता है एग्रीमेंट कहाँ है, अब दिखा एग्रीमेंट फिर।
स्नोमैन सामने से आर्ग्यू नहीं कर पा रहे थे। शी जोंग ने इन्फॉर्मेशन पाथ ट्रिक यूज़ करके एग्रीमेंट को इरेज़ कर दिया था और अब सीमलेसली बेट को डिनाई कर रहा था। यानी जो रॉकमैन थे यहाँ पे कमीनापन दिखा रहे थे और मना कर रहे थे कि अब एग्रीमेंट लाओ वरना नहीं देंगे। लेकिन सब रीजंस जानते थे। आईसी प्लेन का एरिया बहुत छोटा था, पॉपुलेशन ओवरग्रोन थी और दोनों ट्राइब्स रिसोर्स के लिए डेस्परेट थे। रॉकमैन को मोरी रीजन चाहिए था, इसलिए वो ट्रुथ को मतलब ख़त्म कर रहे थे, बेकार कर रहे थे, एक तरीके से हटा रहे थे, कमीनापन दिखा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, कुछ भी कह लो। एंड रिजल्ट ये हुआ कि रॉकमैन ही जीत गए, मोली रीजन उनको मिल गया। स्नोमैन को तुरंत ही एरिया को एम्प्टी करके लीव करने का ऑर्डर दे दिया गया। अब देखते हैं वापस टेरिटरी पर। बिंगज़ू रैंक 7 था, वो गुस्से में कहता है रॉकमैन हद कर रहे हैं यार, ये स्नोमैन की साइड है, ठीक है। रॉकमैन हद कर रहे हैं यार, बस इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है, इमोलियर रॉक ड्रैगन है उनके पास, इसलिए वो जीत गए। बिंग युआन कहता है शांत हो जाओ यार, 1000 साल से उनका एटीट्यूड ऐसा ही तो रहा है, देख ही रहे हो तुम अभी तक, क्या बोल सकते हो। स्नोमैन और रॉकमैन दोनों साथ रहते थे, पर रॉकमैन का एक ही एडवांटेज उनको ऊपर रखता था, वो था इमोरियल रॉक ड्रैगन जो कि रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ थी। और इसका नाम आते ही बिंगज़ू का गुस्सा एकदम थोड़ा-सा कम हो गया था। बिंगज़ू कहता अगर हमारे पास भी काश रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ होती, तो हम भी इक्वल फाइट कर सकते, हम भी अपनी बात रख पाते। बिंग युआन थोड़ा-सा साइलेंट रहा, फिर वो कहता है बिंग युआन कहता है रैंक 8 पावर पाना इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इमोलियर जो रॉक ड्रैगन है कुछ भी नहीं कर पाएगा और कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो बिंगज़ू एक्साइटेड हो गया, कहता है क्या प्लान है बताओ फिर? तो बिंग युआन कहता है मैं काफ़ी टाइम से प्लान बना रही हूँ और अब तक एक मौका मिला है। अच्छा, बिंग युआन एक लड़की है, ठीक है? तो बिंग युआन वही बताती है कि एक प्लान बना रही हूँ और मेरे पास एक मौका है। बिंग ज़ुओ जो था यहाँ पे, बिंग ज़ुओ की आँखों में तुरंत ही समझ आ गई। वो कहता है तुम फेंग युआन की बात कर रही हो क्या? पहले लिu गुआंगी के नाम से जाना जाता था वो। तो हेवनली कोर्ट ने फेंग युआन की आइडेंटिटी बहुत पहले ही एक्सपोज़ कर दी थी, इसलिए स्नोमैन जो आइसोलेटेड ट्राइब तक है उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी। उनको भी पता चल गया कि फेंग युआन ही लिu गुआंगी है और लिu गुआंगी ही फेंग युआन है। अब देखते हैं बिंग युआन जो लौंडिया थी वो कहती है हाँ, फेंग युआन के पास रैंक 8 की बेटर स्ट्रेंथ है, उसके पास अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भी है और हमारी उससे पहले से ही थोड़ी बहुत रिलेशनशिप बनी हुई है। अगर हम शू-अर की शादी उससे करवा दें तो हमारा एक मैरिज अलायंस बन जाएगा, फिर वो हमारी ट्राइब से टाइड अप हो जाएगा, यानी एक टायर अप हो जाएगा। रॉकमैन हमें दबा नहीं पाएँगे और हमारे डेवलपमेंट में एक रैंक 8 का प्रोटेक्टर भी आ जाएगा और उसका होना भी एक तरीके से प्राइसलेस होगा, रैंक 8 पावर का होना। बिंग ज़ुओ जो अपना बंदा था थोड़ा-सा सोचता है, फिर हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है सच में यार सच में, फेंग युआन ह्यूमन है पर उसके दुश्मन्स हज़ार हैं। वो लांग सेक्ट जॉइन भी कर चुका है, लॉयल्टी इश्यू तो नहीं होगा। पर रुक, हमारी उससे रिलेशनशिप कब बनी ये तो बता। बिंग युआन जो लौंडिया थी थोड़ा-सा उसकी तरफ देखते ही कहती है, हमें तो याद है, हमने उससे फाइट की थी, एम्बुश किया था, बाद में पैचअप भी हुआ था, पर रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, वही तो दिक्कत है। बिंग युआन हल्का-सा मुस्कुराया, मतलब मुस्कुराई और कहती है तुम उस वक़्त स्पेकुलेशन में थे किलर मूव मॉडिफ़ाई करने के लिए, इसलिए पता नहीं। इस ड्यूरेशन में फेंग युआन लांगेस्ट एक्ट का पूरा पावर यूज़ करके इमॉर्टल को रिफ़ाइन कर रहा था। प्रोसेस में उसे स्नो लोटस एसेंस भी चाहिए था। तब मैंने डिसाइड किया कि हम अपना स्नो लोटस एसेंस लांगेस्ट एक्ट के 6th ईयर को सेल कर देते हैं, उसकी हेल्प के लिए। बिंगज़ुओ कहता अच्छा ये बात है क्या? पर ट्रेड था ना, फ़ायदा तो हमें भी मिला, हमें भी तो कुछ मिला है, उसे भी मिला है, तो ये तो ट्रेड हुआ। मतलब रिलेशनशिप कैसे बना? रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? बिंग युआन यहाँ पे कहती है इतना सिंपल नहीं था यार, अगर बिना प्राइस गिफ्ट कर देते तो और भी सही रहता। मेरे अंदर तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं थी मैरिज अलायंस की। फेंग युआन बेवकूफ़ नहीं है, फ्री गिफ्ट से डाउट करता और अगर बात बाहर गई तो रॉकमैन हम पर डायरेक्टली शक कर लेते कि अरे फेंग युआन को अपनी साइड कर रहे हैं और फेंग युआन भी इतना पागल नहीं है कि अगर हम उसे स्नो लोटस एसेंस था उसके साथ अगर हम फ्री चीज़ें भी उसको दे देते तो वो डाउट करता इसलिए। बिंग्स वो साइलेंट हो गया। एक्चुअल में रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ डोर टू डोर गुडविल टाइप का बॉन्ड था और मैरिज अलायंस करना बहुत मुश्किल है। पहले भी जब फेंग युआन के पास अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल था, स्नोमैन ने फ्रेंडशिप ट्राई की थी, पर फेंग युआन ने उनके साथ एक तरीके से मतलब कोल्ड बिहेवियर शो करा था। अब तो वो रैंक 8 बैटर स्टैंड खुद भी बन चुका है। उसके पास बहुत खतरनाक ताकतें आ चुकी हैं, अनरीचेबल हो चुका है। मैरिज अलायंस करना मतलब उनकी तरफ से भारी फ़ायदा लेना और उनकी हेल्प करना, मतलब फेंग युआन ये सब क्यों ही करेगा? स्नोमैन को ये भी पता नहीं था कि फेंग युआन अब ईगल लूज़ कर चुका है, पर एक तरीके से बिंग युआन कॉन्फिडेंट थी। बिंग युआन कहते हैं चिंता मत करो, मेरी ग्रैंडडॉटर श्यूअर बहुत ही ब्यूटीफुल है और खुद एक गुई मॉडल है, परफेक्ट मैच है। रॉकमैन इस लेवल का मैच दे ही नहीं सकते। हम एडवांटेज में हैं और हाँ, हमारा अलायंस उस पर डिपेंड होगा
पर वो भी हमारी हेल्प ले सकता है। कम से कम हमारे पास स्नो लोटस एसेंस तो है। अगर प्लान फेल भी हो गया, हमारी फेंगयुआन से रिलेशनशिप खराब थोड़ी ना होगी। ट्राई तो कर ही सकते हैं। और ये ट्राई करने वाली बात फाइनली बिंगज़ो को एक तरीके से मन में आ गई और मान भी गया। बिंगज़ो कहता है ठीक है, ट्राई करते हैं चलो। अब आगे देखते हैं इनसाइड सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर एक शू शू आवाज आई। रिवर ऑफ टाइम का पानी लाउड एकदम स्प्लैश कर रहा था। फेंगयुआन का डिवाइन सेंस पूरा प्राइमेसी स्कैन करा, सब स्टेबल हुआ। फिर उसने डिवाइन सेंस वापस ले लिया। हाई फैन इनहेरिटेंस के टाइम पाथ मेथड यूज करके उसने सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम फ्लो नॉर्मल स्पीड पर रिस्टोर कर दिया था। इस प्राइमेसी का टाइम रेट इंसेनली फास्ट था, सुपर ग्रेट ब्रेसलैंड से भी ज्यादा था। स्पेस करीबन 3,35,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा था। यार पहले 4 लाख बताया था, अब 3,35,000 कह रहे हैं, लेकिन हम 4 ही बोलते हैं। 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टाइम रेट था आउटसाइड वर्ल्ड के 1 सेकंड और अंदर के 60 सेकंड। सुपर ग्रेड ब्लेसलैंड का तो मान के चलो 140 होता है और हाई ग्रेड का होता है 130, लेकिन इसका तो कुछ ज़्यादा ही था। ओरिजिन कोर का फाउंडेशन इतना डीप था कि हर साल 96 इमॉर्टल एसेंस बीट्स बनते थे। आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से डेली के 16 रेड गेट इमॉर्टल एसेंस बीट्स बनते थे। एक बीट 100 इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बराबर था, तो 16 बीट्स करीबन 1600 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बराबर थे। बिना कुछ करे रोज मतलब करीबन डेली के 1600 इमॉर्टल एसेंस स्टोन बन रहे हैं, मान के चल लो। ये भाई हॉरर लेवल प्रोडक्शन था। और ये तो बस स्टार्ट था। आगे जैसे जैसे फेंगयुआन का टाइम पाथ दांव बढ़ेंगे, टाइम स्पीड और भी बढ़ जाएगी। ओरिजिन कोर स्ट्रांग होगा तो बीट्स और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। रैंक 8 में तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, यानी जब फेंगयुआन रैंक 8 पहुंचेगा, अभी रैंक 7 ही है ना, इसलिए बेसिक मैथ ही थी। रैंक 8 व्हाइट लीटिच इमॉर्टल एसेंस स्टोन 16 बीट्स पर डे बनेंगे और वैल्यू करीबन उनकी होगी 1,60,000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन पर डे के हिसाब से। फेंगयुआन ने नए ईयरगू बैच मतलब जो बैच था उसके पास उसको सेल करा, मिलियंस कमाए थे। पर रैंक 8 होने के बाद वो करीबन 100 दिन में यानी हाँ 100 डेज़ में करीबन 16 मिलियन स्टोन एक तरीके से बना लेगा, फ्री में बना लेगा। इतना बढ़िया, करीबन इतने बीट्स बन जाएँगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी उसके लिए चीज़ें। कल्टीवेशन लेवल जितना हाई होता, रिसोर्स का ग्रोथ जो है ना उतना ही क्रेज़ी जंप लेता। सीधा लीनियर नहीं बल्कि मल्टीप्लाइंग लेवल का ग्रोथ था, एकदम कंपाउंडिंग हो रही थी। और फेंगयुआन के केस में ये ग्रोथ और भी मॉन्स्टरस था। सवेनरी मोटर प्राइमेसी दुनिया में एक ही है। शैडो सेक्टर ने 1 लाख साल तक रिसोर्स जमा करके ये गू बनाया था। इसलिए जो इसका स्केल था टेरिफाइंग होना तो नॉर्मल था। पहले फेंगयुआन को हेवेंसविल और ट्रिबुलेशन ने फोर्स किया था कि वो टाइम रेट स्लो करे, पर अब बैटल स्ट्रेंथ स्काई हाई हो चुकी थी। ऊपर से ओल्ड मान यानशी का एक्सपोजिंग हेवनली सीक्रेट किलर मूव, इससे फेंगयुआन एडवांस में ट्रिबुलेशन को डिटेल जान लेता था। यानी अब जो भी ट्रिबुलेशन आने वाली होगी फेंगयुआन पहले से उसका पता कर लेगा। ओल्ड मान यानशी का एक मूव था, पहले उसके पास ये मूव नहीं था, लेकिन अब उसको शैडो सेट की इनहेरिटेंस मिल चुकी है, इसलिए उसके पास ये मूव आ चुका है ओल्ड मान यानशी का। अब वो किसी भी ट्रिबुलेशन को पहले से जान लेगा जो उसके पास आने वाली होगी। और डेवलपमेंट के लिए हाई टाइम फ्लो ज़रूरी था, इसलिए टाइम रेट रिस्टोर करना मैंडेटरी था। एक्चुअली फेंगयुआन का प्लान टाइम रेट को फ्यूचर में और भी बढ़ाने का था, पर अभी थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। फेंगयुआन थोड़ा-सा अपने आप से सोचते हुए, कैलकुलेट करते हुए कहता है, टाइम पाथ मेथड ऑफ अ हाई फैन कूल डाउन तो उनका होता ही है। ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टाइम पर दोबारा से इफेक्ट एक तरीके से लाने में टाइम लगेगा, पर एक साइड इफेक्ट भी यहाँ पे मिला है। एक्सेलरेटेड टाइम से लाइट शाइन फंगी रैपिड प्रोड्यूस करेंगी, यानी एक तरीके से साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब वो वाला साइड इफेक्ट नहीं, वो डिसएडवांटेज वाला नहीं, अलग वाला इफेक्ट। साइड और फिर कोमा फिर इफेक्ट, ठीक है। अलग सा एक एक्स्ट्रा बफ मिला है कि उसका जो टाइम रेट है फास्ट हो गया तो रैपिड फंगी भी फास्ट ग्रो करेगी, लाइट वाइट फंगी। आगे देखते हैं। फेंगयुआन कहता है इस फेज पर एटीट्यूड गो और विजडम गो की जो फीडिंग मैनेज हो जाएगी, बस उन्हें इमॉर्टल प्राइमेसी में टेम्पररी बाहर रखना होगा। रैंक 8 इमॉर्टल गो को फीड करना डेडली टफ काम था। ये प्रेशर काफी टाइम से फेंगयुआन के सर पर था और टाइम के साथ प्रॉब्लम और भी हैवी होते जा रही थी। अब जाके फाइनली एक स्टेबल सोल्यूशन मिला था और फेंगयुआन ने फर्स्ट टाइम रिलीफ की सांस ली थी। ये सब तो इधर की बात थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सीन यहाँ पे अब शिफ्ट हो गया, कहीं और ही दिखाया जाता है, एकदम सेंट्रल कॉन्टिनेंट, स्पिरिट इंफिनिटी हाउस नहीं, हेवनली कोर्ट, सोल सप्रेशन हॉल के अंदर। यहाँ पे अपनी फेरी जीवी स्पेक्टर सोल के जो बची हुई सोल थी उसको एकदम बुरी तरीके से एकदम घूर कर देख रही थी। और फेरी जीवी कहती है स्पेक्टर सोल अब भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या? स्पेक्टर सोल एकदम स्टैटू जैसे एकदम चुप था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। फेरी जीवी मतलब रैंक 8 इमॉर्टल को हाउस एक्टिवेट करती है, पर्पल लाइटनिंग चेन्स क्रैकल होती है और स्पेक्टर सोल एकदम झटके से शेक होता है। उसकी मेमोरीज फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट होकर इमेज में कन्वर्ट हो जाती है और इमेज दिखने लग जाती है। इमेज दिखाई जाती है फ्लैशबैक लुओपो वैली का।
तब स्पेक्टर सोल बस रैंक 7 था, डीमन वल्नरेबल नहीं था। वो वैली में घायल हालत में गिरा हुआ था, मुँह से ब्लड निकल रहा था, फेस सफ़ेद पड़ा हुआ था, एकदम नियर डेथ सिचुएशन में था। स्काई में एक रैंक 8 गो इमॉर्टल डिसेंड होता है। एनिमी कहता है स्पेक्टर सोल आज तू बच नहीं सकता, तेरी मौत फिक्स है। स्पेक्टर सोल कहता है पहली बार मिल रहे हैं, कोई दुश्मनी भी नहीं है, इतना बड़ा प्राइस देके मुझे क्यों मारना चाहते हो? एनिमी कहता है क्योंकि तू फ्यूचर में दुनिया भर में कत्ल करेगा, तू हर जगह दिक्कत क्रिएट करेगा, तू हर जगह मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लाएगा, तू ही दिक्कत है, तुझे मार देना चाहिए, मतलब तुझे मर जाना चाहिए। स्पेक्टर सोल कहता है तुमने मुझसे ज्यादा लोग मारे होंगे, तुम्हारे मुँह से ये बात ना मज़ाक लगती है। तुम एक मतलब एक होता है ना हिपोक्रेसी दिखा रहे हो। एनिमी कहता है मैं तुमसे मतलब बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। इवन कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे इतना बेटर हूँ। अगर इसको स्पेक्टर सोल का फ्यूचर पता है तो ये हेवनली कोड का बंदा है क्या? स्पेक्टर सोल थोड़ी से चुप रहता है। फिर वो कहता है स्पेक्टर सोल क्योंकि मैं सोल पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ। एनिमी की आँखों में शॉक होता है। वो कहता है क्या तू सोल पाथ क्रिएट करेगा? एनिमी कहता है हाँ। फेट इमॉर्टल वो ऑलरेडी डैमेज है और सोल पाथ क्रिएट हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। डेड रीसेट नहीं करेंगे, घोस्ट हर तरफ फैल जाएँगे। डेड रीसेट मीन्स ये होता है कि डोर ऑफ लाइफ के अंदर वो जो मरे हुए लोग हैं वो जाएँगे नहीं, वो मतलब रिपीट नहीं करेंगे। होता है ना डोर ऑफ लाइफ के अंदर जाओ फिर एक नई ज़िंदगी पाओ, रीबॉर्न हो मतलब किसी और मतलब वैसी चीज़ों में, तो वो सब नहीं होगा, ये कहना चाहता था एनिमी और ये शायद हेवनली कोड का ही बंदा है। स्पेक्टर सोल हँसने लगता है। स्पेक्टर सोल कहता है परफेक्ट, मैं ज़रूर सोल पाथ क्रिएट करूँगा अब ये सब सुन के। फ्यूचर में हज़ारों लोग सोल पाथ कल्टीवेट करेंगे, पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा। वो थोड़ा-सा हील होने के बाद खड़ा होता है। एनिमी चार्ज करता है उसकी तरफ। स्पेक्टर सोल हाथ उठाता है, ह्यूज फॉर्मेशन ट्रिगर होती है। एनिमी ब्रेक लेता है और सरफेस फॉर्मेशन को देखता है। एनिमी कहता है, "तुमने सोचा मुझे पता नहीं होगा, मैं ऑलरेडी तुम्हारी फॉर्मेशन अनरावल कर ली है।" स्पेक्टर सोल थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है। कहता है अपना स्पेक्टर सोल, "तुमने मेरी सिर्फ़ अपर लेयर ब्रेक करी है। क्या तुम्हें नहीं लगता वैली थोड़ी-सी अनयूजुअल अभी भी दिख रही है? आस-पास देखो अपने।" नेक्स्ट सेकंड ही लुओपो वैली का असली पावर एक्टिवेट हो जाता है। एनिमी वहीं पे फ्रीज़ हो जाता है, एकदम शॉक हो जाता है। एनिमी कहता है, "हैं? लुओपो वैली? यहाँ की ये कब आ गई?" स्पेक्टर सोल कहता है, "बिल्कुल, सोल पाथ की अल्टीमेट सैक्रेड लैंड और तुम्हारी ग्रेव, तुम्हारी मौत की मतलब गुफ़ा यहीं पे बनेगी अब। रैंक 9 की फ़ॉर्मेशन के प्रेशर में रैंक 8 एनिमी एकदम भाई चीख कर मर जाता है। स्पेक्टर सोल खुद पूरे खून में भीगा हुआ था। कॉर्प्स को देखकर एकदम हँस रहा था। स्पेक्टर सोल कहता है हेवनली कोड के इमॉर्टल्स मज़ेदार हो तुम। मैं कसम खाता हूँ सोल पाथ ज़रूर क्रिएट करूँगा। मर भी जाऊँ फ्यूचर में काउंटलेस सोल पाथ एक्सपर्ट जन्म लेंगे। हा, 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 हा। और गायब हो जाती है इमेज। यही उसका पास्ट था। आगे देखते हैं। फेरी ज़ीवी का फेस खराब था। स्पेक्टर सोल एक तरीके से इम्मोबिलाइज़ था। एकदम ऐसा पड़ा हुआ था जैसे पैरालाइज़ हो गया है। पर उसने क्लियरली सिलेक्टिव मेथड्स कह रहा हूँ मेमोरीज़ दिखाई थी। यहाँ पे ना स्पेक्टर सोल ने ज़बरदस्ती अपनी जो मेन मेमोरी है ना वो नहीं दिखा रहा, वरना हो सकता है शैडो सेक्ट या फेंग 1 के प्लान रिवील हो जाएँ। ये चीज़ें हो सकती है ना? क्योंकि फेंग 1 को बताया स्पेक्टर सोल ने कि बहुत सारी चीज़ें करनी है। फेंग 1 वो भी चीज़ें करेगा। फेट को डिस्ट्रॉय करना मीन्स वही चीज़ें। तो हो सकता है ना, और क्या पता कितनी चीज़ें सामने रिवील हो जाएँ। इनहेरिटेंस, प्लान्स, हिडन जगह जहाँ-जहाँ पे है लोकेशंस वो सब रिवील हो जाएँ। तो इसी के चक्कर में मतलब स्पेक्टर सोल ना अपनी मेन मेमोरी नहीं दिखा रहा, साइड मेमोरीज़ दिखा रहा है। वो कंप्लीट सोल सर्च ब्लॉक नहीं कर सकता था, पर मैनिपुलेट तो कर ही सकता था। फ़ैज़ी भी अपने माइंड में कहती है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने में अभी बहुत देर लगेगी। देखते हैं कब तक ये बेकार की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। किसी न किसी दिन ये सारी बेकार की इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएँगी और तब मेन इन्फॉर्मेशन दिखेगी ज़रूर। वो डार्क मोड में हॉल से निकल जाती है। इसी के साथ सीन यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट होता है। लांग या ब्लसलैंड, लुओपो वैली के अंदर। फेंग 1 वैली के डीप पार्ट में बैठा हुआ था। एक थॉट से लुओपो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। स्पेक्टर सोल के ट्रू इनहेरिटेंस से आया हुआ लूपो फॉर्मेशन फेंग 1 ने एक्टिवेट करा था। ये फॉर्मेशन खुद स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने बनाया था और इसके फाउंडेशन में लगे थे व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवॉर्म गू, जो क्लीन सोल इमॉर्टल गू का खास फूड भी था। फेंग 1 ने रेसिपी मिलते ही लांग सेट से बहुत सारे व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवॉर्म गू रिफाइन करवा लिए थे। अब क्लीन सोल गू भी उसके पास था। वो इन सिल्कवॉर्म गू को फीडिंग के लिए यूज कर सकता था और स्पेक्टर सोल की इनहेरिटेंस वाली सोल फॉर्मेशन से भी मतलब उसमें भी यूज कर सकता था। लूपो फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही रैंडम भटकने वाली लुओपो की वाइंड्स और बीवाइल्डरमेंट फॉग गैदर होने लगता है। फेंगयुआ ने अपना सोल बॉडी अलग किया और डायरेक्टली वाइल्ड फॉग वाइंड और वाइल्ड जो फॉग था उन दोनों को रैंडम सहने लग गया। इससे पहले वो ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट में गट्स को खा चुका था, इसलिए जो उसका सोल था बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्लोटेड हो गया था, एकदम फूल गया था फेंगयुआन अंदर से। कुछ देर बाद फॉर्मेशन रुक गया। टेम्पर होने के बाद फेंगयुआन का सोल एकदम भाई छोटा एकदम थिन हो गया, स्टेबल हुआ पर बहुत थका हुआ लग रहा था। वो वापस इमॉर्टल बॉडी में लौट आया। फेंगयुआन कहता है लो फॉर्मेशन यूज़ करने से कल्टीवेशन एफिशिएंसी 3% तक बढ़ गई है। 3 कह दिया सॉरी 30% तक बढ़ गई है।
ये पहली बार नहीं था। लुओपो फॉर्मेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसमें एक्स्ट्रा फॉर्मेशंस ऐड करके कल्टीवेशन, डिफेंस, अटैक सब मॉडिफाई कर सकते हो। क्वीन बाईशेंग ने भी इसी फॉर्मेशन का डिफेंस वेरिएंट यूज़ करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेट को रोकने की ट्राई की थी। स्पेक्टर सोल ने रैंक 7 होने के बावजूद हेवनली कोर्ट के रैंक 8 को मारने के लिए, किल करने में इसी फॉर्मेशन का ऑफेंसिव वेरिएंट यूज़ किया था। फेंगयुआन का करंट वर्जन सोल रिफाइनमेंट के लिए था। कोर था यहाँ पे रैंक 6 क्लीन सोल गू, और सिल्क वॉर्म गू सपोर्टिव गू थे यहाँ पे, जो उसका फूड भी है। सोल फाउंडेशन एक प्रोग्रेस अब यहाँ पे बढ़ रही थी। फेंगयुआन कहता है मेरा सोल फाउंडेशन मिलियन मैन सोल लेवल तक आ गया है। स्पेक्टर सोल की इनहेरिटेंस में सोल फाउंडेशन का एकदम पूरा रास्ता, एकदम रूट, लैडर कुछ भी कह लो, सीढ़ी रास्ता सब कुछ था, जिसमें सिंगल मैन सोल आता है पहले, फिर आता है 10 मैन सोल, फिर आता है 100 मैन सोल, फिर आता है 1000 मैन सोल, और फेंगयुआन अब पहुंच चुका था मिलियन मैन सोल पर। इसके बाद आता है 10 मिलियन मैन सोल, फिर उसके बाद आता है लास्ट में 100 मिलियन मैन सोल। एक नॉर्मल गू मास्टर 20 साल की मेहनत में 1000 मैन सोल तक पहुंचता है, पर फेंगयुआन गट्स गू से तुरंत ही जंप कर सकता था। एक तरीके से इस सीजन में पहले उसका सोल 3 मिलियन मैन सोल तक ब्लोटेड था। अब लुओपो वैली के टेम्परिंग मेथड्स और इम्प्योरिटी निकाल कर उसका जो मतलब सोल था वो करीबन मिलियन मैन सोल बन गया था। अब उसके 3 स्टेप के एक साइकिल थे, जिसमें उसका ये साइकिल था कि पहले गट्स गू को खा लो, गट्स गूस सोल को एक्सपेंड करता है, फिर ल्यूपो वैली के अंदर जाके अपने ऊपर हथौड़ा मरवाओ, जैसे होता है ना लोहा गर्म करके हथौड़ा लगवा के मतलब शेप देना, तो वैसे ही करवाओ, और फिर रेस्ट लो, फिर दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करो। इससे तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो और बढ़िया होती चली जाएंगी। ये साइकिल उसका सोल रॉकेट स्पीड से ग्रो करने का मेथड था। नेक्स्ट गोल उसका था 100 मिलियन मैन सोल करने का। तब सोल पैंथम से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो सोल होती है ना, एकदम अभी पैंथम वाली स्टेट में होती है, एकदम हाथ आर-पार चला जाता है। फिर अगर उसने 100 मिलियन मैन सोल कर दी तो एकदम सॉलिड बन जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे स्पेक्टर सोल का मैसिव सोल बॉडी था, यीतियान माउंटेन पे था। सोल का ये जो स्ट्रॉन्ग सोल का एक और बड़ा बेनिफिट था, घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट किलर मूव। ये मूव हेवेंस विल और डिडक्शन को मास्क कर सकता है। सोल जितना स्ट्रांग होगा, कंसीलमेंट उतना स्ट्रांग होगा। फेंगयुआन क्लियरली फील कर रहा था कि अब उसका घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट और ज़्यादा थिकन हो चुका है और बढ़िया मोटी लेयर चढ़ गई है। फेंगयुआन थोड़ा-सा एनालिसिस करके कहता है, सोल स्ट्रांग होते ही मैं और भी ज़्यादा ईयर बीस्ट जो है ना उनको कंट्रोल कर पाऊँगा। शायद सेकंड इमोरियल ईयर बीस्ट भी पाल लूँ, उसके पास एक है और एक और पाल ले वो। पर साथ ही वो डिसाइड करता है कि सोल पाथ किलर मूव में हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। रीज़न सिंपल था, स्पेक्टर सोल हेवनली कोर्ट के मतलब एक तरीके से जाल में फँसा हुआ है, काबू में है। दूसरा, वो सोल सर्च एक तरीके से उसका होगा। तीसरा, हेवनली कोर्ट उसकी सारी इनहेरिटेंस को कॉपी कर लेगा। और चौथा, फ्यूचर में उसकी कोई भी सोल पाथ किलर मूव ईज़िली प्रेडिक्ट हो जाएँगे। इसलिए फेंगयुआन अभी भी मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता सोल पाथ के अंदर, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो भाई हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, क्योंकि कुछ भी वो बनाएगा तो स्पेक्टर सोल के मेथड से मैच कर गया, कुछ हो गया तो भाई हेवनली कोर्ट तो उसका मतलब एक तरीके से बैकअप प्लान रेडी कर रखेगा, और फेंगयुआन जब भी उस मेथड का यूज़ करेगा हेवनली कोर्ट उसको आराम से काउंटर कर देगा। इसलिए दिक्कत थी। इसलिए वो सिर्फ ना सोल फाउंडेशन ग्रो करेगा, बस अपनी सोल को पावरफुल बनाएगा, पर कोर सोल पाथ मूव पर हैवी रिलाई नहीं करेगा, यानी एकदम डिपेंड नहीं होगा। कल्टीवेशन सीजन फिनिश होते ही फेंगयुआन लुओपो वैली से बाहर आ गया। डांगहुन माउंटेन और लुओपो वैली ये दोनों ना सोल कल्टीवेशन के सैक्रेड लैंड थे और लांग या ब्लेस्ड लैंड में ही रखे गए थे। 2 रीज़न थे, वहाँ यूज़ करना ईज़ी है और ये 2 डोमेन्स बहुत ही ज़्यादा हेवन एंड अर्थ क्यूआई को कंज़्यूम करते हैं। फेंगयुआन के प्राइमल सी में ऑलरेडी रिवर्स लो रिवर है, और दोनों ज़्यादा मतलब एक तरीके से अगर ये दोनों भी आ गए तो उसका जो एक तरीके से प्राइमल सी है, इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा फेंगयुआन के ऊपर कि क्या बताएँ, इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको झेलना। लुओपो वैली से बाहर निकलते ही फेंगयुआन ने एक स्नोमैन गर्ल को खड़ा देखा था। श्यूअर उसका नाम था। श्यूअर एकदम झुकते हुए कहती है, स्नोमैन श्यूअर लॉर्ड फेंगयुआन को ग्रीट करती है। अब ये फेंगयुआन स्नोमैन ट्राइब कब पहुँच गया पता नहीं, लेकिन जो भी है ये श्यूअर का सीन था। श्यूअर और कोई नहीं है, ये स्नोमैन ट्राइब की वो जो चालें नहीं चल रही थी, वो जो युआन नाम की बंदी थी और ज़ुओ नाम का बंदा था, दोनों स्नोमैन ट्राइब के थे। तो उन्होंने बोला था कि हम श्यूअर को अपनी फेंगयुआन को देके मैरिज अलायंस करके जो भी करना है वो सब कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं, ताकि रॉकमैन हम पे दबाव ना डाले, क्योंकि उनके पास रॉक ड्रैगन है रैंक 8 का। तो अगर हम फेंगयुआन को अपनी साइड रख लेंगे तो उसके पास भी पावर है रैंक 8 की। देखते हैं कि क्या होता है, मैरिज होती है या नहीं होती। अब ये सब यहाँ पे सीन को शिफ्ट करवा देते हैं। सीन दिखाया जाता है सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर का सीन। यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे बड़ी शांत वाइब थी। यहाँ पे कोई वेदर चेंज नहीं होता था, कोई दिन-रात का कोई साइकिल ही नहीं था। यहाँ यहाँ पे कोई दिन-रात नहीं होती, और वैसे भी
रैंक 7 या रैंक 6 हो, ये दोनों ना ब्लेस्ड लैंड होते हैं और इन ब्लेस्ड लैंड में कभी भी दिन-रात वाला कोई साइकिल नहीं होता। फिर भी अगर ज़िंदगी फुल स्विंग में थी और फेंगयुआन का पूरा प्राइमेसी एक मेगा मैप जैसा था, एकदम अलग-अलग ज़ोन में डिवाइडेड था। यहाँ पे मिनी नॉर्थल प्लेन्स था, सुपर कोल्ड था, नॉर्थ साइड ऑलमोस्ट एम्प्टी था। हांगडोंग की ब्लेस्ड लैंड मर्ज होने के बाद वहाँ पिंक स्पिरिट स्नेक का रिसोर्स पॉइंट और बोन ब्यूरियल फील्ड था। साउथ में ब्लड रेड ग्रासलैंड क्रिएट कर रखा था जिसमें ब्लड सिकल ग्रास और रेड एक्स फ्लावर प्लस पिंक फ्लावर रैबिट्स वुल्फ फॉक्सेस रह सकते थे। और यहाँ पे था मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट, छोटा सा ब्लड सी फॉरेस्ट यहाँ पे था, मिरर विलो फॉरेस्ट था, जेड लाइट पिट था, सब कैजुअल ग्रो हो रहे थे, कोई भी स्पेशल नरिशिंग यहाँ पे नहीं लगी थी, नॉर्मली ग्रो हो रहे थे। यहाँ पे देखा जाता है मिनी वेस्टर्न डिजर्ट में, यहाँ पे मेन फोकस था एरीफायर ड्रैगन पाइथन पिट का, सैंड गुल बीच था, रॉटन ब्लैक स्वैम्प था और ब्लैक हाउंड माउंड यानी ल्यू गोंग का ब्लेसलैंड का हिस्सा यहाँ पे था। ल्यू योंग ब्लेसलैंड उसका पूरा हिस्सा यहाँ पे था। प्लस एक छोटा सा ना कॉप सिटी मॉर्टल गू हाउस भी था, जो उसने एक तरीके से ट्रांसलोकेशन डिजर्ट से लिया था। इसके पास एक मॉर्टल गू हाउस है, देख रहे हो? मॉर्टल गू हाउस आगे देखते हैं। मिनी ईस्टर्न सी, अब ये सिर्फ एक तरीके से पानी नहीं था, थोड़ा-सा ओशन जैसा हो गया था डेवलप। 2 मेजर सीस एरिया थे यहाँ पे, एक था ड्रैगन सेल स्केल सी एरिया, फेंग युआन ने हेवी इन्वेस्टमेंट डाला था इस जगह पर। दूसरा था वू यी हे सी एरिया, वू यी हे की लैंड को मतलब खाने के बाद सी टर्टल मैनेज कर रहा था इस एरिया को। यहाँ 3 एशियन डेसोलेट हॉर्न्ड डिवाइन टॉर्टॉइस और एक बड़ा सा साइलेंट कोरल फील्ड था और व्हाइट लेटर ब्लू फेदर सीगल्स भी रहते थे। यहीं पर ब्लड लेक भी था, ब्लड एसेट इमॉर्टल को रिपेयर करने में यूज़ हुआ था और ब्लड लेक के नीचे मल्टीपल छोटे-छोटे शी थे और बबल फिश थी, जेड कार्प्स थे और क्रैब्स सॉरी और ब्लड जेड क्रैब्स भी थे, लिटरेचर क्रैब्स भी ग्रो हो रहे थे, प्लस एक एशियन डेसोलेट हिडन रूम ओयस्टर भी था। यही एरिया था रिवर रिवर, मतलब यहाँ पे भी रिवर भी यहीं पे थी। अब यहाँ पे अगला एरिया था मिनी साउथर्न बॉर्डर का, सबसे डेवलप्ड एरिया था। यहाँ 5 लाइट माउंटेन था, इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन था, बिकम ड्रैगन माउंट था, हेवन सीलिंग माउंटेन था, डज़न्स ऑफ पीक थे यहाँ पे, बहुत सारे यानी पहाड़ों के पीक्स थे, बहुत सारे माउंटेन्स हैं ना इसलिए। फॉरेस्ट एंड केव थे, थोड़े रॉकमैन भी रह रहे थे, म्यूजिकल ट्रीज थे, ट्रीज टीम थी, क्वाइट डेथ बर्ड्स थे और कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड था यहाँ पे। अब नीचे देखा जाता है हेवंस की, मिनी नेचुरल हेवंस की, जो कि 9 हेवन थे। यहाँ पे मिनी रेड हेवन था, यहाँ पे ईयर बीस्ट प्लस एक इमोरियल ईयर मंकी रहता था। मिनी ऑरेंज हेवन भी था जो कि मॉडिफाइड लाइट शाइन फंगी की वजह से अरोरा लाइट से रैपिडली ग्रो हो रहा था और फ्लाइंग लाइट फ्रूट से ज़्यादा नरिश हो रहे थे। मिनी येलो हेवन था जो कि ऑलमोस्ट एम्प्टी था, खाली, सिर्फ एक छोटा सा गोल्ड फ्रेगमेंट करंट यहाँ पे मतलब था और कुछ नहीं। अब बाकी देखते हैं मिनी ग्रीन हेवन की, ये भी जगह खाली थी। पहले तो यहाँ पे ग्रीन ड्रीम रेलम रख चुका था लेकिन अब शायद नहीं है। मिनी अजूरे हेवन भी था, पिल अजूरे यहाँ पे इंसेंस था और चेंड सोल इमॉर्टल गू का फूड यहीं पे था, स्टोर्ड रहता था। सेंटर में हेवनली क्रिस्टल पूल भी था जो कि यूजलेस हो चुका है क्योंकि वो अपर एक्सट्रीम हेवन लीगल है नहीं ना, भाग के पास चला गया, उड़ गया, भाग गया वो चीज़। अब देखते हैं मिनी ब्लू हेवन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया यही था। क्लाउड सॉइल थी, स्टार्स पाथ रिसोर्स थे, एरो बैम्बू फॉरेस्ट था, स्टार फ्रेगमेंट ग्रास फील्ड थी, मीटियोर पेट था, फ्लोटिंग स्टार फ्रेगमेंट आइलैंड था। ये लुई कुनशिंग की ब्लेस्ड लैंड भी यहीं पे थी और यहाँ एक फॉलिंग स्टार हाउंड इन्फेंट एक तरीके से बंधा हुआ था। थोड़ा-सा लोनली था पर एटलीस्ट सेफ था। फेंगयुआन जैसे ही वॉक कर रहा था, उसके सामने एक स्नोमैन गर्ल रुककर रेस्पेक्टिवली बो करती है। श्यूअर कहती है स्नोमैन श्यूअर ग्रीट्स लॉर्ड फेंगयुआन। ये बार-बार वही सीन आ रहा है, देखते हैं अब क्या होगा। अरे नहीं, मैं ही बार-बार पढ़े दे रहा हूँ यार। अरे ये सीन नहीं आ रहा, मैंने 2 बार इसको पढ़ दिया, सॉरी यार। पहले भी मैंने एक बार पढ़ दिया, वो रियल वाला सीन था और अभी मैंने दोबारा पढ़ दिया, ये वाला नहीं था। ये मैंने गलती से पढ़ दिया, कोई नहीं। वापस अपने ही सीन पर आते हैं, जो वो बता रहा था हेवेंस के बारे में। अब अगला हेवन आता है मिनी पर्पल हेवन। यहाँ डेसोलेट बीस्ट थे, एशियन डेसोलेट ईगल ग्रुप यहाँ पे घूम रहे थे। इन ईगल को फेंगयुआन ने ड्रीम रेलम वाले टाइम इमॉर्टल गू बेचकर खरीदा था। इसी फ्लॉक ने उसकी मदद की थी अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को एनस्लेव करने में, क्योंकि उसके पास एक मूव नहीं था एनस्लेव करने का कि तुम बहुत सारे अगर ईगल को पकड़ लोगे तो तुम एक बड़ा वाला ईगल भी पकड़ सकते हो। फेंगयुआन इन्हें बेचना चाहता था पर इमॉर्टल गू में कन्वर्ट नहीं होता तो सो लॉस था। हाई ट्राइब के लिए मतलब उसने यूज़ करे थे 80 प्लस ईगल नेस्ट यहाँ पे जो उसने पकड़ के रखे थे, तो उसी में शायद ये रहते थे। हाँ, हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट जैसा नहीं था पर काम चल जाता था। अब आगे देखते हैं। मिनी व्हाइट हेवन, ईगल हाउंड ग्रुप थे यहाँ पे, 3 एशियंट रेमेंट हेवनली डॉग्स थे और मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर का बड़ा प्लांटेशन यहीं पर था। अब अगला आता है मिनी ब्लैक हेवन,
प्योर डार्क ज़ोन था, ज़ीरो लाइट थी यहाँ पे, सिर्फ़ कुछ एशियन डेसोलेट वॉकिंग नीड ट्रीज़ थे यहाँ पे और कुछ नहीं। अब देखते हैं फेंगयुआन की करंट वेल्थ रैंक 8 लेवल तक थी। पूरा प्राइमेसी देखकर क्लियर हो रहा था कि फेंगयुआन के पास अब इतने रिसोर्स पॉइंट आ चुके हैं कि रैंक 8 इमॉर्टल से भी ज़्यादा रिच लगता है। बट प्रॉब्लम थी, सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी बहुत ज़्यादा बड़ा था। 3,35,000 किलोमीटर में ये रिसोर्स सिर्फ एक टाइनी पोर्शन कवर करते थे। टोटल डेवलपमेंट सिर्फ 30% था। 30 कह रहा हूँ, सॉरी 3% था। यानी जितना उसने अभी तक बताया है ना, जितना भी बताया है, उन सब में बस 3% ही उसने एरिया को यूज़ करा, बाकी एरिया अभी भी 97% एरिया यूज़ ही नहीं हुआ। ये अच्छा था, पर कब तक ये अच्छा रहेगा? आंसर था कि बहुत-बहुत साल लग जाएँगे इसको पूरा भरने में। अब इमॉर्टल प्राइमेसी का डेवलपमेंट था 7 मतलब एक तरीके से लेवल 7 तरीके से उसने बताया था, यानी अभी रैंक 7 है ना इसलिए। पहला है कि इमॉर्टल रिसोर्स को सेटअप करना, प्लांट्स, बीस्ट और मॉर्टल गू को एक्सेट्रा। दूसरा है रिसोर्स पॉइंट को क्रिएट करना, इमॉर्टल गू के लिए फूड सेल्फ प्रोड्यूस करे ताकि उसका खाने वाला खर्चा सही हो जाए। तीसरा है इमॉर्टल बीस्ट और इमॉर्टल प्लांट का इकोसिस्टम बनाना ताकि ये जो प्लांट है और ये जो बीस्ट है आते भी रहें, फिर उन्हीं को यूज़ करके गू को भी खिलाते रहे, गू भी ज़िंदा रहें। चौथा लास्ट था एक्स्ट्रा इमॉर्टल मटेरियल और ट्रेड से प्रॉफिट कमाना, जो कि हम देख भी चुके हैं, इतनी बड़ी वॉर कर चुका है भाई अपना। फेंगयुआन लेवल 4 पर लगता था, बिज़नेस प्रॉफिट इनसेन था, पर एक्चुअली वो लेवल 2 में अटका हुआ था क्योंकि वो अपने इमॉर्टल गू सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रहा था। रीज़न क्या था? दिक्कतें, बहुत सारे गू हैं उसके पास। उसके पास हैं रैंक 8 वाले इनसेन खतरनाक वाले गू। रैंक 8 में उसके पास है एटीट्यूड गू, विज़डम स्वॉर्ड गू, ईयर फ्लो लाइक अ वाटर। रैंक 7 में उसके पास है स्वॉर्ड आईब्रो, वेव स्वॉर्ड, फ्लाइंग स्वॉर्ड, स्वॉर्ड एस्केप, ईयर, आफ्टर, डिविनेशन, टॉर्टोइस शेल, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन स्केल, प्रिकॉशन, बिग, फाइट, अफेक्शन, सेल्फ लव, प्रिजर्वेंस, इमॉर्ट रेपुटेशन, रेस्ट्रिक्शंस, चेंज सोल, ब्लड लाइन, ड्रैगन स्ट्रेंथ, फॉर्मेशन फ्लैग और भी एटसेट्रा यार, और नाम नहीं दिया इसमें, इतने और भी हैं। रैंक 6 की बात करें तो सेल्फ स्ट्रेंथ, पुलिंग माउंटेन, पुलिंग वाटर, स्ट्रेंथ क्यूआई, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा, लैंड escape as before, man as before, day, unravel mystery, वर्जा थॉट, डॉग शिट लक, क्यूआई लक, वुमेन्स हर्ट और ब्लड एसिड, चेंज फ्रॉम, स्टार आइस, परसीवेबल दाव, येलो सैंड, क्लीन सोल, लक इंस्पेक्शन, कनेक्ट लक, टाइम लक, स्टार थॉट और भी एक्स्ट्रा थे जो नाम नहीं दिए। प्लस पर्पल माउंटेन रोमनार के विजडम पाथ गू भी थे, प्लस ग्रेसफुल क्योटिक डुअल स्टेज के टाइम पाथ गू वाले भी थे क्योंकि वो स्टेज तो खत्म हो गया, टूट गया, लेकिन उसके टाइम पाथ के गू फेंगयुआन के पास थे। टोटल यहाँ पे फेंगयुआन के पास 50 से ज़्यादा इमॉर्टल गू आ चुके थे। वो जो लेवल 7 वाली बात करी गई थी ना, तो असल में फेंगयुआन का रैंक 7 वाली बात नहीं करी गई कि वो रैंक 7 पे नहीं, वो बात करी गई है कि अगर रैंक 7 तक कोई कमाता है तो वो भी रैंक 2 पर था। नॉर्मली रैंक 6 इमॉर्टल के पास में भी 1 इमॉर्टल गू होता है और रैंक 7 जो लोग होते हैं उनके पास 2 से 3 इमॉर्टल गू होते हैं और रैंक 8 वाले के पास 4 से 5 इमॉर्टल गू होते हैं, 6 तक होते हैं। लेकिन फेंगयुआन उसके पास 50 से ज़्यादा गू थे, वो रैंक 7 था सिर्फ। एक बंदे के पास इतने इमॉर्टल गू होना लिटरली इम्पॉसिबल लेवल की एनोमली थी। मतलब सुपर फोर्सेस के पास भी इतने नहीं होते जितने इसके पास थे। इसलिए उसका इमॉर्टल गू फीडिंग लोड नाइटमेयर लेवल बन चुका था, बहुत ज़्यादा था। और फेंगयुआन के पास जितने इमॉर्टल गू थे, जो हमने अभी तक गिने हैं, वो 50 तो थे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा मतलब एक्सेट्रा भी और भी हैं, अलग भी हैं, तो भाई वो तो और भी ज़्यादा हैं। इसमें कुछ एक्सक्लूड भी थे, जैसे क्लैमिटी बैकबोनिंग चूडू को दिया हुआ था, विज़डम गू लांग एसेक्ट के अंदर था, डार्क लिमिट हेवेली कोर्ट ने ले लिया था, फॉर्मेशन स्पिरिट इमॉर्टल गू से बना हुआ था, इसलिए ये भी चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं। उसका केस लिटरली टू स्पेशल था। रिबॉर्न अदरवर्ल्डली डीमन, रेड लोटस की होप थी वो, हेवेंसविल का एक्स एनिमी था, शैडो सेट का करंट लीडर था, काउंटलेस इनहेरिटेंस का ओनर था। डेंजर बहुत था पर रिवॉर्ड भी मॉन्स्टर लेवल था। इसलिए उसके पास लेवल 4 बिज़नेस वाला पैसा था, पर बेसिक लेवल 2 इमॉर्टल गू फीडिंग अभी भी इनकम्प्लीट थी। ये फीडिंग प्रॉब्लम हमेशा से उसका बिगेस्ट पेन पॉइंट था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है फाइनली इतना हार्ड वर्क के बाद थोड़ी सी होप मिली है। रैंक 9 विज़डम गू का खर्चा लांग या लैंडस्पीड संभाल रहा है। रैंक 8 वाले 3 इमॉर्टल गू का फूड इशू सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट गोल है रैंक 6 और रैंक 7 के जितने भी गू हैं सबको खाने खिलाने का, जितना भी खाना उनको बनाना। पर एक इशू अभी भी बचा हुआ था, इमॉर्टल एसेंस स्टोन स्टिल अभी भी इनफ नहीं थे। अब देखते हैं आगे। मैरिज अलायंस विद स्नोमैन। जब शुहू ने स्नो लोटस एसेंस की डिलीवरी की थी तब उसने मैरिज कनेक्शन का प्रपोजल भी डायरेक्टली बोल दिया था। वेरिएंट ह्यूमन सीधा बोल देते हैं। फेंगयुआन कामली सोचता है। फेंगयुआन कहता है अगर मैं अकेला फीडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, पर स्नोमैन का सपोर्ट यूज करूँ तो स्पीड रैपिड हो जाएगी। टाइम सबसे कम पड़ रहा है। स्नोमैन के साथ मैरिज कनेक्शन मुझे मना नहीं है। अब शादी हो जाएगी क्या भाई की? अब आगे देखते हैं। डांगहुई माउंटेन में गट्स को पूरे रास्ते में बिखरे हुए थे। फेंगयुआन उन्हें पिक कर रहा था। उसका सोल फाउंडेशन 1 मिलियन मैन था, लेकिन आगे जाके उसे 5 मिलियन मैन सोल तक एक तरीके से इन्फ्लेट हो गया था। यानी भाई ने
बढ़ा-बढ़ा के 5 मिलियन मैन सोल्ड कर लिया। फीलिंग कैसी थी? बिल्कुल एकदम ऐसी कि जैसे अभी फट जाएगा। लिमिट रीच होते ही तुरंत ही ल्योपो वैली में शिफ्ट हो गया। वहाँ अपने आप को भाई तपवाया, एकदम स्टील की तरह अपने आप पे बरसाए हथौड़े। तब जाके उसका मिलियन मैन जो कि 5 मिलियन मैन तक बढ़ गया था, उसका जो सोल टेम्पर करने के बाद, सही करने के बाद उसका 1.5 मिलियन मैन सोल हो गया, यानी 1.5 मिलियन मैन सोल हो गया। फेंग यून सोचता है, मिलियन मैन सोल के बाद हर सेशन में मेरे करीबन 5 लाख इंक्रीज़ हो रहे हैं। 5 लाख मान के चलो। हाँ, 5 लाख ही मान के चल लो। नहीं, 500 लाख मान के चल लो। रेस्ट प्लस गट्स गो का प्रोडक्शन मिला के 10 मिलियन मैन सोल तक पहुँचने में आधा साल लग जाएगा। फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि हेवनली कोड के फेट इमॉर्टल को रिपेयर करने में बस 10 साल लगेंगे। उसके बाद उनका एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। हाफ ईयर सिर्फ 10 मिलियन तक है और फिर 100 मिलियन मैन सोल की रेस और भी बाकी लेवल, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। यानी ये जो चीज़ है अभी भी बहुत लग जाएगी, क्योंकि अभी 10 मिलियन मैन सोल ही नहीं करना उसे, 100 मिलियन मैन सोल तक जाना है। अगर आधा साल सिर्फ 10 मिलियन मैन सोल करने में लग रहा है, तो 100 मिलियन मैन सोल करने में तो आधा साल कर करके तो भाई वैसे तो 10-12 साल लग जाएँगे, पता नहीं 20-25 या 100 साल लग जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इतना टाइम नहीं है उसके पास। स्पीड अभी एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल थी। फेंगयुआन कहता है अगर गट्स को प्रोडक्शन बढ़ा लूँ, स्पीड बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन गट्स को प्रोडक्शन सोल क्वालिटी पर डिपेंड करता है और डांगुन माउंटेन का एक हिस्सा लांग एसेट को भी जाता है, वो सेल प्रॉफिट का शेयर लेते हैं। फेंगयुआन अपनी सोल कल्टीवेशन में बहुत गट्स को यूज़ कर रहा था, इसलिए उसका रेवेन्यू ड्रॉप हो गया था, बट थैंकफुली ईयरगू बिज़नेस से मैसिव फंड्स मिल गए थे उसको। नेगोशिएशन का टाइम ना बिल्कुल नहीं था, उसे लॉन्ग एसेट की ज़रूरत थी। रिफाइनमेंट, शेल्टर, लुओपो वैली, एक्सेस सब कुछ उसके पास था, तो अगर वो अभी यहाँ पे नेगोशिएशन करेगा, तो एक तरीके से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो ना, वो भी नहीं करने वाला। सेकंड बैच रिफाइनमेंट भी चल रहा था, जैसे मॉर्टल व्हाइट लोटस, जायंट सिल्कवॉर्म गू का दूसरा और 2 इमॉर्टल गू थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू। ये पैराडाइज अर्थ का गोता ओल्ड मान यान्शी ने यूज करके एक्सपोजिंग हेवनली सीक्रेट किलर मूव बनाया था, जिससे क्लैमिटी और ट्रिबुलेशन का एडवांस प्रेडिक्शन मिलता था, यानी पता चल जाएगा कि अगला ट्रिबुलेशन या क्लैमिटी कौन सा आएगा। अगर लॉन्ग एसेक्ट इसे रिफाइन कर पाया तो फेंगयुआन के ट्रिबुलेशन सर्वाइवल के रेट स्काई रॉकेट हो जाएंगे। बट एक और इशू था, रिफाइनमेंट, एक जो रिफाइनमेंट है उसके मिशन करने पड़ेंगे, उसके सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो इस लॉन्ग एसेक्ट से रिफाइन करवाने के लिए उसे सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए। इसलिए सोल कल्टीवेशन के बाद फेंगयुआन ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल से लांगे सेट के मिशन लिस्ट को चेक करा कि क्या-क्या मिशन है। नया लैंडस्पेड मैनेजमेंट में जीनियस निकला था। पूरा सेक्ट एक तरीके से एफिशिएंशियली एकदम बहुत बढ़िया चल रहा था। सबसे ज़्यादा मिशंस फेंगयुआन के ही रिफाइनमेंट मिशंस, उसके बाद मेगा मिशन जिसमें ताइक्यू एक्सप्लोरेशन था। ताइक्यू भाई डेंजरस, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है ताइक्यू। ताइक्यू कह लो या ताइक्युई कह लो, जो भी है यार, बहुत खतरनाक जगह है ये। फ़ियर्स बीस्ट यहाँ पे रहते हैं, डेडली प्लांट्स हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। लांगिया के हेरीमैन रिफाइनमेंट में बहुत खतरनाक यहाँ पे मतलब चीज़ें हैं। उनका जो हेरीमैन रिफाइनमेंट है बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन जो कॉम्बैक्ट है बहुत वीक है। तो यहाँ के जो मिशन है वो मतलब हेरीमैन करता ही नहीं है, तो ये जो मिशन है सबसे ज़्यादा पड़े रहते हैं। इनकी जो मतलब वो है प्राइस बहुत बढ़ता रहता है कि ये मिशन कर लो बहुत मिलेगा, लेकिन हेरीमैन तो करेंगे नहीं, फेंगयुआन को ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लग रही थी। और हेरी मैन एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं पा रहे, वो रैपिडली फेल ही हो रहे थे। फेंगयुआन मिशन लिस्ट देखते ही टर्बो थिंकिंग मोड में आ गया। सिर्फ कुछ ही सांसों में हाईएस्ट रिटर्न वाले 12 मिशन जो सिलेक्ट कर लिए और नेक्स्ट मोमेंट उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी 12 मिशन को इसे करना है अब। आगे देखते हैं। फेंगयुआन लांग लैंडस्पीड से कहता है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, मैंने हाई रिटर्न मिशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं, बट उन्हें मैं नहीं करूंगा, मेरे सबॉर्डिनेट्स हैंडल करेंगे, रूल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? लैंडस्पीड थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर कहता है बस इतना इंश्योर करो कि तुम्हारे जो लोग हैं लांग के सेट को हार्म ना करे, बस बाकी सब ठीक है। फेंगयुआन कहता है रिलैक्स, सब कुछ सेफ है, वो कर देंगे। फिर उसने तुरंत ही शैडो सेट के बाकी मेंबर्स को डिस्पैच करा, यानी निकाला। हाई लाओलान, यिंग वुशी, फेरी मियाओ, लेडी व्हाइट रैबिट, सब के सब ताइक्यू मिशंस पे भेज दिए गए। इवन बाइनिमिंग को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। बाइनिमिंग को मेल बॉडी वापस चाहिए थी, इसलिए उसको यिंग यांग रोटेशन इमॉर्टल को रिफाइनमेंट चाहिए था। लांग एसेक्ट आउटसाइडर पे ट्रस्ट नहीं करता था। फेंगयुआन ने कम्युनिकेशन इंटरनली डिस्टर्ब, एक तरीके से होता है ना, डिस्टर्ब करके उसको अपनी तरफ ही बांधा रखा था। डील से ये सेट हुआ था कि तुम बीस्ट और प्लांट्स को किल करो, मिशन कंप्लीट करो। जो सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट मुझे मिलेंगे, उनसे मैं तुम्हारे लिए यिन यान रोटेशन को रिफाइन करवा दूंगा। और इस बात से बाइनिमिंग एग्री हो गई थी, तो वो मान गई। अब कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं मिनी नॉर्थल प्लान्स के अंदर। बड़े-बड़े पाम साइज के डांसिंग स्नोफ्लेक्स हवा में फ्लोट कर रहे थे। रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल जो मेल्ट नहीं होता, बल्कि ज़मीन को टच करते ही वापस अपर लिफ्ट हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है मतलब। फेंगयुआ ने चेक करा कि जो एक मतलब ये जो ब्रथल गिफ्ट था अरेंजमेंट्स
फाइनली कंप्लीट था। स्नोमैन की गिफ्ट लिस्ट में ये भी था। उसने पहला स्नो लोटस एसन दिया था, उसका सिग्नेचर मटेरियल था उनका। दूसरा था डांसिंग स्नो परफेक्ट फूड फॉर अ रैंक 6 विज़डम पाथ इमॉर्टल गू, और बाकी था कुछ रैंडम मटेरियल थे। फेंगिवन ने कुछ सेल करे, कुछ स्टोर कर लिए थे। बट इंटरनली फेंगिवन हँस रहा था। वो कहता है मैरिज का सोच रहे हो, इतने से गिफ्ट में नॉट इनफ, यानी काफ़ी नहीं है। ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया बट मैरिज प्रपोज़ल का कोई जवाब ही नहीं दिया था। यानी वो कह रहा है कि मैं भूखा नंगा हूँ और दो मुझे। अब देखते हैं उसका आगे का सीन। उसने सोल कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखा। गट्स को एक्यूमुलेट होते ही फेंगियन फिर से डांगवन माउंटेन और लुओपो वैली में साइकिल को वापस से स्टार्ट कर दिया। यानी खाओ पियो सही करो रेस्ट करो, खाओ पियो सही करो रेस्ट करो बस। सोल फाउंडेशन क्रेजी स्पीड से ग्रो हो रहा था। बीच बीच में लाइट ऑफ विजडम से अपने किलर मूव को मॉडिफाई करता ताकि अवेलेबल इमॉर्टल गू के साथ मैक्सिमम कॉम्बैक्ट पावर निकाल सके। शेडो सेक्ट मेंबर्स ताइकी में फाइट करते रहे। सिक्स्थ ईयर लैंड स्पिट इमॉर्टल को रिफाइन करते रहे। पूरा इकोसिस्टम बिजी था। बट एक बंदा सबसे ज़्यादा एंग्जायटी में था, वो था स्नोमैन गर्ल श्यूअर, ये वो लौंडिया। उसका मिशन सिंपल था, फेंगिवान से मैरिज अलायंस फाइनलाइज़ करना, पर फेंगिवान ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए, उसको एक बार भी मिला नहीं उससे, और हर बार मिलने की जो रिक्वेस्ट हुई थी, उसे रिजेक्ट कर देता। श्यूअर रोज़ ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेस्ड और एंग्री होती गई। फिर एक दिन स्नोमैन ट्राइब ने पूछा, गिफ्ट शायद कम थे इसलिए फेंगिवान मिल ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा गिफ्ट भेजने का फैसला करा। एक लेटर में जिसमें श्यूअर को एक तरीके से फास्ट रिजल्ट प्रेशर डालने पर मजबूर करा कि देखो फास्ट रिजल्ट चाहिए और ज़्यादा गिफ्ट भेजो। तो श्यूअर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। श्यूअर सोच के कहती है, मैं स्नोमैन की प्राइड हूँ, मेरी ब्यूटी फेमस है, इतने गिफ्ट के साथ ही एक बार मिलना मुश्किल है क्या? इतने सारे गिफ्ट भेज दिए, बस एक बार मिल भी नहीं रहा है। फिर भी वो फिर से मीटिंग को रिक्वेस्ट डालती है कि एक बार मिल ले, और इस बार फेंगियान फाइनली एग्री कर जाता है मिलने से, क्योंकि रिक्वेस्ट में गिफ्ट भी मिले थे। बट उसने जो वर्ड्स बोले थे वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। फेंगिवा ने शुअर को ऊपर से नीचे तक एक कोल्ड लुक दिया था। ब्लू हेयर, ब्लू आइस, टॉल फ्लॉलेस स्किन, स्नोमैन ट्राइब की नंबर 1 ब्यूटी थी। बट फेंगियन बिल्कुल एक तरीके से उसके इफेक्ट में नहीं आया था। फेंगियन स्ट्रेट फेस में था। वो कहता बस इतना सा गिफ्ट, ये स्नोमैन की एक तरीके से एक सिंसेरिटी नहीं है। सिनेरिटी या सिंसेरिटी जो भी नहीं है। शुअर तुरंत ही टॉप एक तरीके से पैनिक मोड में आ गई। वो कहती लॉर्ड फेंगियन गलत मत समझिए। फेंगियन थोड़ा सा उससे उसकी बात को कट करते हुए कहता है, छोटे मोटे गिफ्ट देके रैंक 8 लेवल की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा पूरा ट्राइब सपने देख रहा है क्या? शुअर एक तरीके से स्टन रह गई, शॉक हो गई। दिल में शर्म थी और गुस्सा तो और ज़्यादा था, क्योंकि इतने टाइम से वेट करा और ये सब सुन रही है अब आके। उसने इतना प्रेस्टीज ड्रॉप करके पर्सनली गिफ्ट लेके आई थी, और फेंगिवा ने सीधा इंसल्ट कर दिया था उसके फेस पर। बट वो मिशन बाउंड थी, इसलिए कंट्रोल में रही। श्योर कहती है, 2 बार गिफ्ट आपने ले लिए, इसका मतलब आप मैरिज को रिजेक्ट नहीं कर रहे। अगर गिफ्ट कम लगे तो अपनी डिमांड बता दीजिए, मैं एल्डर्स को मतलब कन्वर्सेशन करके बता दूँगी। फेंगिवा ने ये लाइन पहले से ही रेडी रखी थी। एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल को उसकी तरफ फ्लाई कर दिया। श्योर लिस्ट देख के एकदम फ्रीज़ हो गई, हिल गई। वो कहते ये क्या? लिस्ट का साइज़ इतना लंबा था कि क्या बताऊँ। ग्रीड तो शॉकिंग लेवल पे थी। शॉक में वो और क्यूट लग रही थी। वाइड आईज़ थी और ब्रोकन कूलनेस थी उसकी। फेंगिवान कहता है, बस लिस्ट नहीं है, एक और चीज़ बची हुई है। श्योर थोड़ा-सा एंग्री वॉइस में बोलती है, मतलब और भी डिमांड है? फेंगिवान काम और एरोगेंट टोन में कहता है, मेरी बीवी बनना इतना आसान थोड़ी ना होता है। स्नोमैन तुम्हें प्रपोज़ कर रहे हैं, पर क्वालिफ़िकेशन का टेस्ट मैं लूँगा। श्योर कहती है, कौन-सा टेस्ट? फेंगिवान कहता है, ताइक्वी जाओ और मेरे लिए सोल कलेक्ट करो। बाहर निकलोगी तो कोई तुम्हें गाइड करेगा। श्योर था उसका एक्सप्रेशन थोड़ा-सा खराब हो गया। इंसल्ट उसे साफ-साफ पता चली थी, मुँह पे थूक दिया था उसके। पर ड्राइव के मिशन के चलते उसने अपने हेड को हाँ में हाँ मिलाया और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। और वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकली, फेंगियन डीप थिंकिंग मोड में चला गया। वो कहता है टेस्टिंग श्योर, टेस्टिंग करो उसके पूरे स्नोमैन ट्राइब को, उसकी डिटर्मिनेशन को। जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट स्क्वीज़ किया जा सकता है, उसे निकाला जाता है। मैरिज वो तो सेकेंडरी चीज़ है, बेनिफिट वो प्राइमरी चीज़ है। फेंगियन ने टॉपिक को फिर से साइड रख दिया था और फुल फोकस वापस कल्टीवेशन पे शिफ्ट कर दिया था। सोल पाथ में भाई अपना ग्राइंड कर रहा था। इमॉर्टल मटेरियल प्राइमल वो जो मतलब प्राइमेसी का मैनेजमेंट है, सब कुछ कर रहा था। प्लस लाइट ऑफ विज़डम के किलर मूव से भी मॉडिफिकेशन करा था, यानी लाइट ऑफ विज़डम का यूज़ करके किलर मूव को मॉडिफाई करना। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड था रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील। फिलहाल मॉडिफाई नहीं कर रहा था, बाकी सब चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है सिवाय इस मतलब रिवर के। फेंगयुआन फिलहाल सेफ जोन में था। नॉर्थर्न पैस लैंग या ब्लैसलैंड पेस घोस्ट सोल्जर गारमेंट की कंसीलमेंट। हेवेली कोट उसका लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर सकता था। रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील मॉडिफाई करना बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए उसने फोकस को शिफ्ट करा पर्पल माउंटेन ट्रूमनार के विजडम पाथ किलर मूव पर। रीजन सिंपल थे, ये मूव बहुत ही पावरफुल थे। फेंगयुआन खुद विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर था और उसके पास पर्पल माउंटेन का छोड़ा हुआ विजडम पाथ इमॉर्टल गू का सेट भी था, जैसे पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन, पर्पल थॉट शील्ड और एक तरीके से इग्निटेड थॉट रॉक
और सिंगल थॉट ब्लॉसम, पर्पल स्टारलाइट परसेप्शन, कन्फ्यूजन फॉग, थॉट बॉडी डिफेंस, मैरिड फ्लो एलिमिनेशन। ये जितने भी मूव्स थे ना ड्यूक लोंग जैसे पीक रैंक 8 मॉन्स्टर को फेस करने के काम आते थे। वो सब थे उसके पास। लेकिन ये सब छोड़ो, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सीन दिखा जाता है यिंग वुशी मीट श्यूअर का। यिंग वुशी फेरी गुइबो की बॉडी में था। स्नो व्हाइट स्किन थी, फ्लारी ग्रास ड्रेस थी, पर्ल इयररिंग्स थी और ऑलमोस्ट पूरा एन्चांटिंग लुक में था भाई अपना, एकदम डायमंड आर्मर पहन रखा है माइनक्राफ्ट का भाई ने। श्यूअर उसको देखकर शॉक हो गई। वो कहती ये कौन है? इतनी खूबसूरत इमॉर्टल और वो भी रैंक 7 भी है। फेंगयुआन के साथ क्या रिलेशन है इसका? वो पोलाइट स्माइल के साथ बोलती है। श्यूअर कहती है ब्यूटीफुल सिस्टर आपका नेम क्या है? यिंग वुशी तुरंत ही इरिटेट हो गया क्योंकि लौंडा है सिस्टर बोला जा रहा है। एक तो बाइनेमिंग और यिंग वुशी इन दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों लौंडे हैं लेकिन लौंडिया समझते हैं इनको। यिंग वुशी कहता है सिस्टर मत बोलो, मुझे ब्रदर वुशियाओ बुलाओ, वुशी बोलो, हाँ वुशी बुलाओ, कुछ भी कह लो। फिर सीधा कमांड मोड में कहता है चलो ताइक्वी ले जा रहा हूँ, सेक्ट लीडर का टेस्ट है, देखना है कौन ज्यादा हाई क्वालिटी सोर्स कलेक्ट करता है। श्योर कहता है, श्योर मतलब कहती है जी। अंदर से कंफ्यूज भी थी। वो कहती है कि ये लड़की जैसी लग रही है पर बोल रहा है कि मैं लौंडा हूँ, मतलब ब्रदर बोलो क्या, समझ नहीं आ रहा व्हाट क्या चीज़ है ये। तो इन्हें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से ताइक्वी लैंड करते हैं। श्योर का फेस थोड़ा सा स्टिप हो गया। ताइक्वी नॉर्थल प्लेन्स का डेंजर जोन था और उसका नर्वसनेस सीधा एकदम लग रहा था, फेस साफ-साफ पता चल रहा था कि भाई दिक्कत आ गई है, बहुत खतरनाक जगह पे आ चुकी है वो। सीधा कह लो यार फेंगयुआन ने एक और लेबर ले लिया है। ताइक्वे में एंटर करते ही श्यूअर बहुत ही ज़्यादा डबल टेंशन में आ गई थी। रैंक 6 कल्टीवेशन प्लस इन्वेस्टिगेट उसके पास चीज़ें कम थी। ऊपर से फेंगयुआन का सोल कलेक्ट करके दिखावे वाला टेस्ट भी यहाँ पे था। यिंग वुशी फुल एकदम फाइटिंग स्पिरिट मोड में था। वो कहता चलो, 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 चलो टाइम वेस्ट मत करो। चलो, 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 चलो हर सेकंड कल्टीवेशन का मतलब यूज़ करो, आगे बढ़ो। भाई मोटिवेशन दिया जा रहा था यहाँ पे। श्यूअर अंदर से कहती है, ये इतनी ब्यूटीफुल होकर भी लड़कों जैसा बिहेव कैसे कर रही है? और ताइक्वे में सीधा ऊपर फ्लाई करना उसके हिसाब से सुसाइडल मिशन था क्योंकि ऊपर फ्लाई करोगे तो बेस्ट की नज़रों में आ जाओगे। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई अटैक ही नहीं हुआ। श्यूअर एकदम से शॉक में हो गई। वो कहते हैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के आसपास का पूरा एरिया क्लीन है। लांग एसेक्ट ने ताइक्वे का इतना एक्सप्लोर कर भी लिया और इतना सब कुछ अपने मतलब अंडर ले लिया। वो इन्फॉर्मेशन वो तुरंत ही स्नोमैन ट्राइब को सेंड कर देती है। खतरनाक चीज़ है। ड्रैगन एलिफेंट एनकाउंटर का सीन देखते हैं। श्योर अब जब उड़ते हुए जा रही थी ना, वो देखती है कि आगे एक ड्रैगन एलिफेंट का कुछ मतलब कुछ हर्ड टाइप का कुछ है। यिंग वुशी उसका स्कैन करके थोड़ा-सा लेट डिटेक्ट करता है लेकिन वो समझ जाता है कि कोई दिक्कत है। वो कहता है कि ये जो लड़की है इसके पास इन्वेस्टिगेट के किलर मूव बहुत कम है लेकिन जो भी है वो बहुत पावरफुल है। इसकी मतलब एबिलिटी बहुत बेहतरीन है। इसने पता कर लिया मेरे से भी पहले कि आगे एलिफेंट का कुछ खतरनाक मतलब एनकाउंटर होने वाला है ड्रैगन एलिफेंट का। फेंगयुआन के डिमांड लिस्ट में ड्रैगन एलिफेंट ऑलरेडी थे तो यिंग वुशी ने सीधा डायरेक्शन चेंज किया। ग्राउंड पे लैंड करते ही सोल पाथ किलर मूव अनलीश करा। ड्रैगन एलिफेंट एक साथ ही बेहोश हो गए और धड़ से नीचे गिर गए। श्योर कहती है टेक्निक तो बहुत ही इंप्रेसिव है इस लौंडिया की, लेकिन ये कौन-सा वाटर पाथ ऑरा होते ही सोल पाथ की स्किल कैसे दिखा रहा है? मतलब इसके पास वाटर पाथ का ऑरा है लेकिन ये सोल पाथ की स्किल को दिखा रहा है यिंग वुशी, ये क्या सीन है? उसे क्या पता था कि लीड सोल इंटू ड्रीम के गू सब फेंगयुआन के पास थे। यिंग वुशी ने हार्ड एक तरीके से इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिए है। हार्ड ही कहते हैं इनको, जो भी हैं ड्रैगन के सर या कुछ भी मान लो, ड्रैगन एलिफेंट के। अब नेक्स्ट एनकाउंटर को देखते हैं। कुछ ही देर में एक दूसरी फिगर सामने आती है, वो थी हाई लाओलान। श्यूअर 1 सेकंड के लिए अलर्ट हो गई। वो कहती है, "अबे! ये कौन आ रहा है?" लेकिन बाद में जब उसने देखा ध्यान से तो फिर फेस इसका रिलैक्स हो गया। श्यूअर अपने माइंड में रिलीव्ड होते हुए कहती है, "अरे! इसकी कल्टीवेशन तो रैंक 6 है। मेरी जितनी एटलीस्ट कोई मेरे लेवल का तो है यहाँ पे, एटलीस्ट कोई तो है। मतलब यहाँ पे जो यिंग वुशी था वो तो रैंक 7 है और ये रैंक 6 है। तो ये कह रही है कि ठीक है, कोई तो मेरे लेवल का है। यिंग वुशी को तो ये अपने लेवल का नहीं समझ रही क्योंकि यिंग वुशी रैंक 7 है। लेकिन ये हाई लाओलन को अपने लेवल का समझ रही है। इसे क्या पता अभी हाई लाओलन कितनी पावरफुल है, अभी तो अपनी पावर दिखाएगी भाई, इतनी खतरनाक डेमोनेस मान लो इसको पूरी, अपनी आंट पे गई है बिल्कुल। आगे देखते हैं। श्यू और स्नोमैन ट्राइब की जीनियस थी पर ट्राइब के रिसोर्स कम होने की वजह से उसका सीलिंग लो था। रैंक 6 तक आना ही एक बड़ा फीट था उसके लिए। लेकिन यिंग वुई जैसा रैंक 7 उसके सामने था। अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा था। लेकिन जैसे उसने अब यहाँ पे देखा कि एक रैंक 6 भी उसके पास आ चुकी है तो उसका दिल हल्का हो गया कि चलो मेरे लिए मेरे बराबर कोई आ चुका है। एक फ्रेंडली एक्ट था। श्योर स्माइल के साथ कहती है, हाय मैं श्योर हूँ। हाई लौलान जेंटली स्माइल करते हुए कहती है, मैं हूँ हाई लौलान। हाई लौलान तुरंत ये समझ गई कि ये स्नोमैन यहाँ क्यों आई है। फेंगयुआन का इंटेंशन क्या था वो थोड़ा बहुत समझ रही थी। वो खुद एम्बिशियस थी, हमेशा फेंगयुआन के कंट्रोल से निकलने का प्लान बनाती रहती थी और श्यूअर का सडन अपीयरेंस उसके सस्पिशियस को थोड़ा बढ़ा रहा था। यिंग वुशी ने तुरंत ही इंटरप्ट करा और नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाने को लगा, मतलब कि चलो यहाँ से निकलो यार। हाई लौलान ने रीजन बनाया, कहा कि मैं भी चलती हूँ, मुझे शार्प टस्क बोर नहीं मिल रहे हैं, म्याओ इनसे मिलके शायद मिल जाएँगे। श्योर इंस्टेंटली खुश हो गई।
उसको हाई लौलान के साथ बॉन्ड बनाना ही था। यानी अब शिव और हाई लौलान और साथ में यिंगुशी ये तीनों एक साथ जाएँगे। ये तीनों लौंडिया हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक लौंडा है, यिंगुशी लौंडा है लेकिन क्या बोलें भाई लौंडिया की बॉडी में आ चुका है। हाई लौलन भी इवेंचुअली वार्म एक्ट कर रही थी, अंदर से फुल स्कीमिंग मोड में थी। वो कहती है इसको बोलने दो, मैं तो फुल इन्फॉर्मेशन इसके मुँह से खींच लूँगी, बहुत प्यार से एक्ट करूँगी इसके सामने। श्योर थोड़ी देर में कहती है एल्डर सिस्टर हाई लौलान। हाई लौलान अपने माइंड में कहती है लड़की तो बहुत सीधी है यार, परफेक्ट टारगेट है मेरे लिए और इतनी आराम से मेरे से बोल रही है और डायरेक्ट मेरे से पूछे जा रही है। वो स्लो-स्लो इन्फॉर्मेशन ले रही थी और बातें कर रही थी। श्योर अलर्ट थी पर हाई लौलान जैसी पॉलिटिकल ब्रेन के सामने कुछ भी नहीं थी। पर जैसे ही श्योर स्लिप होने वाली थी, यिंगुशी कहता है अरे! उधर शार्प टस्क बोर है। अब देखते हैं आगे यानी फाइट का सीन। ग्राउंड पर एक जायंट एशियन डेजर्ट बीस्ट सो रहा था जिसे देखकर श्योर का हर्ट एकदम से हिल गया। वो कहती है अबे ये क्या है? श्योर थोड़ी सी वरिड हो गई। वो कहते बी केयरफुल सिस्टर हाई लाउलान। उसके हिसाब से रैंक 6 इमॉर्टल कैसे हैंडल करेगा इस खतरनाक चीज़ को? श्योरली फेरी क्वीबो यिंगवुशी की हेल्प करेगी। उसके मन में ये था कि यिंगवुशी जाएगा हेल्प करेगा, लेकिन कुछ और ही हो गया। नेक्स्ट मोमेंट श्योर की आंखें लिटरली एकदम फ्रीज हो गई। हाई लेवल फाइट मोड में जाते ही कंप्लीटली एकदम चेंज हो गई, फ्लेम्स एक्सप्लोड हो गई, ऑरा एकदम फट गया, आसमान में रेड ग्लो फैल गया। अब वो यूज़ करती है हेवन ब्लेजिंग फ्लेम्स। देन एक एक के बाद एक इमॉर्टल कलर मूव यूज़ हुए। रैंक 6 रैंक 7 की पावर दिखा रहे थे, इतना ज़्यादा कि श्योर की आइड एकदम ट्विच हो गई। श्योर एकदम शॉक में कहती है शी हैज़ सो मैनी इमॉर्टल बू, इतनी रिच कैसे है? भाई लवलॉन ने भाई फुल ब्रुटैलिटी दिखाकर वो जो बोर था उसको नॉक बैक करा, एकदम भाई फाड़-फोड़ डाला। एंड में बीस्ट को भाई फ्रेंजी में डालकर भागने पे मजबूर कर दिया कि अब तू भागेगा। इतना फाड़-फोड़ डाला था ना, एकदम स्किन विस्किन नोच दी थी उसकी। ज़िंदा है लेकिन स्किन नोच दी थी उसकी, ऐसी हालत कर दी थी। शिवर एकदम से लिटरली एकदम स्टन रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रैंक 6 एक रैंक्स मतलब रैंक 7 की पावर दिखा देगी और इतने खतरनाक फायर पावर को अनलीश करेगी कि वो भी शॉक हो जाए। हाई लेवल की फाइट देखकर श्योर का जो ट्रस्ट मीटर था एकदम हिल गया था। श्योर शॉक में कहती है रैंक 6 कल्टीवेशन पर रैंक 7 जैसी बेटर स्ट्रेंथ इसके पास है और स्ट्रेंथ पाथ की ऑरा के बावजूद फायर पाथ किलर मूव कैसे यूज कर रही है? यानी ये स्ट्रेंथ पाथ होना चाहिए ना इसको, लेकिन फायर पाथ यूज कर रही है वो भी इतना पावरफुल। उसके माइंड में सीधा कंफ्यूजन था। वो कहती है कि फेरी क्वीबो यानी यिंगुशी, वो कहती है फेरी क्वीबो यिंगुशी वाटर पाथ ऑरा है उसके पास लेकिन वो सोल पाथ यूज कर रही है। ये क्या सीन है? हाई लेवल स्ट्रेंथ पाथ का ऑरा है इसके पास लेकिन ये फायर पाथ मूव यूज कर रही है। क्या है? शैडो सेक्टर वाले इतने अजीब क्यों हैं? अब देखते हैं पोस्ट बैटल का सीन। हाई लाउलान ने बोर के कॉप्स और उसके एशियन डेसोलेट सोल को कलेक्ट कर लिया। श्योर कहते हैं सिस्टर लाउलान आर यू तो अमेजिंग, मतलब अब तो कुछ ज्यादा ही भयानक भयंकर हो। हाई लाउलान एकदम स्माइल करते हुए कहती है ये तो कुछ भी नहीं, शैडो सेक्ट में मैं तो बस एक ऑर्डिनरी चीज हूँ। श्योर का दिल एकदम से हिल गया। वो कहती है ऑर्डिनरी? अगर ये ऑर्डिनरी है तो बाकी क्या होंगे? हाई लवलान भी रिटर्न नहीं हुई। श्योर को लेकर फेरी यिंगवुशी और फेरी मियाओयिन और लेडी व्हाइट रैबिट को ढूंढने निकल गई। मीटिंग देखते हैं आगे की, ये सब आपस में मिलेंगे। फेरी मियाओयिन रैंक 7 सेडक्टिव पीच पिंक ड्रेस में थी और चार्मिंग स्माइल थी। लेडी व्हाइट रैबिट रैंक 6 स्नो व्हाइट स्किन थी, ह्यूज इनोसेंट आईज थी, प्योर एकदम बेहतरीन वाइब थी। श्योर अंदर ही अंदर कंपैरिजन मोड में आ गई। कहती है फेरी मियाओयिन इतनी खूबसूरत है, लेडी व्हाइट रैबिट इतनी क्यूट है, फिर मतलब यहाँ पे रैंक 6 होने के बावजूद मैं तो इन सबसे मतलब इन सब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाई लेवल के बाद वो लेडी व्हाइट रैबिट को भी लाइटली नहीं ले सकती थी। सब लोग फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे पर श्योर के मन में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था क्योंकि सच क्या था उसे नहीं पता। उसका मिशन था फेंगयुआन से मैरिज कनेक्शन बनाना, पर वो यहाँ खड़ी थी 3 से 4 ब्यूटीफुल फीमेल के इमॉर्टल्स के बीच और उनका फेंगयुआन से क्या रिश्ता है ये भी नहीं पता। श्योर बिल्कुल आउटसाइडर थी, नेचुरली गलत कंक्लूजन बनाने लगेगी शायद वो, और वही होगा भी। इन सब का फेंगयुआन से क्या कनेक्शन है उसके मन में थॉट था, पर कैसे बोलूँ कि मैं उसकी फ्यूचर वाइफ बनने वाली हूँ? ये सीधा उन सबको प्रोवोक करने जैसा होगा कि अगर मैं उन्हें ये बोल दूँ। यिंगवुशी अब यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए सबको मतलब बोलते हुए कहता है, यिंगवुशी कहता है चलो तुम सब शैडो सेट के सबको एकदम एक तरीके से तुम सबसे मिल चुकी हो। श्योर को कह रहा है कि तुम सबसे मिल चुकी हो। ठीक है? अब एक आखिरी इंसान बचा है और वो थोड़ा-सा स्पेशल है, तुम उससे नहीं मिली हो। श्योर्त का हार्ट एकदम से फ्रीज़ हो गया। कहा क्या? सबसे आखिरी इंसान बचा है और सबसे स्पेशल वही है? ये लोग भी स्पेशल नहीं है, कौन है वो? क्या फेंगयुआन के सबसे करीब वाला वही है? कौन है वो? मेल है, फीमेल है? वो पूछ नहीं पाई कि वो कौन होगा और हम जानते हैं वो कौन होगा। पाइनिमिंग, वो नहीं है ना यहाँ पे। यिंगवुशी ने खुद ही कंटिन्यू मतलब थोड़ा-सा कंटिन्यूएशन में बोल दिया कि वो कौन होगा। वो बताता है बाइनिमिंग सबसे स्ट्रॉन्ग रैंक 6 है। यिंगवुशी यहाँ पे बोलता है जो लास्ट पर्सन तुमसे मतलब मिलना है उसको है, उसका नाम है बाइनिमिंग। शैडो सेट की मेंबर नहीं है पर हमारी अलाय है। रैंक 6 कल्टीवेशन के बावजूद सबसे ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ उसी की है। हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है। श्योर एकदम से शॉक्ड हो गई। श्योर कहती है, हैं?
इवन सिस्टर लाई लाओ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। हाई लाओ शांति से कहती है, "मैं तो बस एक मिड टायर हूँ हमारे ग्रुप में, तुम मुझे कहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग मान रही हो?" शोर का दिमाग लिटरली एकदम स्पिन हो गया। वो कहते हैं, "ये लोग कौन है? रैंक 6 पर रैंक 7 जैसी बेटर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं इनसे भी पावरफुल कोई है, यानी रैंक 6 पर होके रैंक 7 और 8 जैसी बेटर स्ट्रेंथ, ये इतनी खतरनाक पावर कैसे है इनके पास?" यंग कहता है, "चलो तुम्हें पहले ही बता दिया है, बाइंडिंग का हमसे रिश्ता थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा ध्यान रखना, मतलब थोड़ा अलग एटीट्यूड है उसका।" अब देखते हैं आगे अराइवल का सीन। बूम बूम आवाज़ आती है। ताइकू का पूरा एरिया हिल जाता है। अंदर घुसते ही शुअर का मुँह खुला का खुला रह गया क्योंकि वो किसी और के एरिया में आ चुकी थी। ये एरिया और किसका होगा? बाइनिमिन का ही होगा। शुअर देखती है, अबे ये क्या? एकदम हेल जैसी चीज़ें हो चुकी थी। सारे एशियन डेसोलिट बीस्ट भाई बीच में पड़े हुए थे। बाइनिमिन सिंगल हैंडेडली बैटलफील्ड के सेंटर में खड़ी थी। आइस ब्लू हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट कर रही थी। बीस्ट एकदम भाई गिरे पे गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं एकदम भाई। ट्रेल लगा दी भाई उसने। किलर मूव नॉन स्टॉप एकदम बरसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मारे जा रही है, एकदम मास केयर कर दिया था। बाइंडिंग कहती है, "परफेक्ट टाइमिंग है तुम लोगों की, आ गए हो। मैं एक बहुत अच्छी जगह ढूँढी है, यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट हैं, सबको मारते हैं।" श्योर का रिएक्शन कुछ अजीब ही था। जब बाइंडिंग करीब आई, श्योर लिटरली एकदम फ्रीज़ हो गई। श्योर के माइंड में आता है, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये तो इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी ब्यूटी, उसका ऑरा दोनों इतने इंटेंस थे कि श्योर जैसी जीनियस भी हिल गई। वो कहती है कि ऐसी लड़की भी एग्ज़िस्ट करती है क्या? और अगर उसे पता होता कि पहले ये लड़का था और शायद वो बेहोश हो जाती। सही बात है। आखिर थॉट में श्योर मतलब श्योर कुछ भी नहीं कर पाती। उसका हार्ट तो लिटरली हिल गया था। उसका हार्ट एकदम धड़क रहा था बहुत तेज़। श्योर कहती है, "फेंगयुआन के पास इतने आस-पास इतने ज़्यादा खूबसूरत-खूबसूरत लोग हैं और सबसे टॉप टायर एक्सपर्ट भी हैं। इसलिए मुझे इतना हल्का समझता है, इतना मुझे भाव नहीं देता क्योंकि इसके पास पहले से इतने बेहतरीन लोग हैं।" यही उसका लास्ट थॉट था। इसी के साथ एपिसोड करता हूँ मैं खत्म यार, क्योंकि आगे वाला एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ?